नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। इसके पहले देखिए इंडियन ज्योग्राफी का हमने मोस्टली एरिया कवर कर लिया है। यह वीडियो आपका कृषि और पशुपालन अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। याद रखिएगा यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आरओ एग्जाम के लिए आप जानते हैं एग्रीकल्चर एक विशेष रूप से आपका टॉपिक दिया हुआ है। आप सिलेबस उठाकर जब देखेंगे तो आप समझिए दोहरा महत्व है इस वीडियो का, तो बहुत अच्छे से यह करके जाइएगा, क्योंकि उत्पादन वगैरह के स्तर पर हम पहले पढ़ेंगे किस आधार पर प्रश्न आपके आयोग में बनाए जाते हैं। फिर प्रजातियों को लेकर आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, वह कवर करा दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण संस्थानें और संस्थान और उनका मुख्यालय कहाँ पर है ना। आयोग जो प्रश्न बनाता है इन्हीं के इर्द गिर्द बनाता है, चाहे वह आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर आपका ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बनाए आपके, तो सारे टू द पॉइंट एकदम कवर कराए जाएंगे, जैसे पीछे भी आपको कवर कराए गए हैं। चलो शुरू करते हैं। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए या क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो यह पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आपको जाना है, टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे पहले हम देख लेंगे कृषि वाला चैप्टर जब भी करेंगे तो पहले शीर्ष जो उत्पादक के स्तर पर या फसल क्षेत्र के स्तर पर दो ही आधार पर आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। और ज्यादातर आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाना, फसल देगा और पूछेगा शीर्ष उत्पादक कौन सा है, ठीक है, या फिर चार इधर साइड में फसलें दे देगा और सामने उसके उत्पादक शीर्ष उत्पादक राज्य दे देगा। अब बोलेगा भाई सही मिलान कीजिए, दूसरा तरीका यह होता है। और इन्हीं दो के आधार पर ही प्रश्न आयोग ने यहां से बनाए हुए हैं। चलो एक एक करके इसको समझते हैं। आप कारण को जानने की कोशिश किया करिए, कभी भी आपको यह तथ्य रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप रटते रहते होंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन समझकर इन तथ्यों को पढ़ेंगे, कभी भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे और लंबे समय तक आपको याद बने रहेंगे। चलो भाई सबसे पहले देखते हैं मुख्य फसलें अपनी। हमारी मुख्य फसल है चावल, फिर अपनी गेहूं और तीसरी मक्का। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए आखिर कहां उत्पादन इसका सर्वाधिक होता है भारत में। वैश्विक स्तर पर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं देखा है तो जाना हमने वैश्विक स्तर पर, वहां पहले ही बता रखा है कि गेहूं और चावल जैसी फसलों में चीन जहां प्रथम स्थान रखता है, वहीं हमारा जो भारत है वह दूसरा स्थान रखता है। अब भाई भारत के भीतर हम भारतीय भूगोल के बारे में देख रहे हैं, तो भारत के भीतर हम देखेंगे कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर मौजूद है ना, और क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति है, इसके साथ भी हमें देखते हुए चलना है। और यहां उत्पादक के स्तर पर आप समझिए प्रोडक्शन के मामले में देखते हैं, फिर हम फसल क्षेत्र अर्थात कितने क्षेत्रफल, उस राज्य के कितने क्षेत्र पर इस फसल का उत्पादन किया जा रहा है, यह फसल क्षेत्र का तात्पर्य होता है। चावल के मामले में जब हम देखेंगे तो वहां हमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पर खड़ा नजर आएगा। कारण क्या होता है भाई, कारण आप जानते हैं, जब हमने मानसून देखा था तो मानसून की एक शाखा आप बताइए, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो एंट्री करता है पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र से, तो इस कारण से यहां वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। और धान के लिए आप जानते हैं चावल के लिए पानी चाहिए बहुत अधिक, और पानी अत्यधिक चाहिए, तो उस मामले में उत्पादन कहां अधिक होगा, तो बोले पश्चिम बंगाल इसीलिए शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फसल क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो चूंकि उत्तर प्रदेश क्यों शीर्ष पर है, क्योंकि आप एरिया वाइज जानते हैं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है और यहां बड़ी अनुकूल स्थिति भी दिखाई देगी। पूर्वांचल के क्षेत्र होते हैं जहां पर जल उपलब्धता मानसून के कारण होती है, और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहां नहर सिंचाई या नलकूप सिंचाई के चलते पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो भैया जब चावल के लिए अनुकूल स्थिति मिल गई, भूमि मिल गई, तो चावल की खेती क्यों ना करें। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश फसल क्षेत्र के मामले में शीर्ष पर नजर आएगा। उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे निकल जाता है। गेहूं का देखते हैं भाई, गेहूं में उत्पादन के स्तर पर देखोगे तो हमारा उत्तर प्रदेश ही है। बोले क्यों, देखो एक तो उत्तर प्रदेश के लिए जो अनुकूल स्थिति है आप जानते हैं, यहां पर जलोढ़ मृदा का होना। दूसरा आप बताइए हरित क्रांति जब होती है तो उस समय सर्वाधिक जो प्रभावित होती है फसल, सर्वाधिक लाभान्वित होती है, वह गेहूं की फसल होती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह इससे अत्यधिक लाभान्वित होता है। उत्पादक के स्तर पर आगे इसलिए निकल जाता है क्योंकि आप जानिए पंजाब और हरियाणा में भी गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन क्षेत्रफल आप जानिए कितने छोटे छोटे हैं। तो प्रति हेक्टेयर के स्तर पर तो आपको पंजाब खड़ा आगे नजर आएगा, लेकिन भैया यहां उत्पादक के स्तर पर पूछ रहा है सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, किस राज्य में होता है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में होता है। फसल क्षेत्र के आधार पर भी उत्तर प्रदेश ही रहेगा। देखो दोनों के पीछे के कारण आपको पता है तो आपको याद करना कितना आसान हो गया है ना, समझ में आना चाहिए आपको आखिर क्यों यह शीर्ष स्थान पर है। फिर मक्का के स्तर पर आप समझिए तीसरी प्रमुख फसल है हमारी मक्का, और मक्का में आपको कुछ नहीं याद रखना है, कर्नाटक ही शीर्ष पर है, कर्नाटक फसल क्षेत्र में भी है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, मक्का और ज्वार को एक साथ याद रखना है। कैसे, मक्कार आप जानते हैं ना, मक्कार जो है ज्वर का क्या करता है, बोले मक्कार ज्वर का नाटक करता है, तो हमें नाटक को रिलेट करना है कर्नाटक से,
और मक्का को मक्कार के रूप में पढ़ेंगे और ज्वार को ज्वार के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि मक्का और ज्वार इनके मामले में पूछता है भाई शीर्ष उत्पादक देश इसका कौन सा है, तो आपको बता देना है शीर्ष उत्पादक इसका कर्नाटक है। ठीक है, मक्का और ज्वार दोनों आपको याद हो जाएगा। आपको इस तरीके से कनेक्ट करके कोई ना कोई तरीका बनाया करिए, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और कब तक याद रखना है? केवल एग्जाम तक याद रखना है। और फसल क्षेत्र के मामले में ज्वार में आपका महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। फिर आते हैं भाई बाजरा पर। बाजरा आप जानते हैं मोटा अनाज है ना। और बाजरा के मामले में आपका मोटा अनाज, आप बताइए मोटे अनाज के लिए एक तो जल कम चाहिए है ना, मोटा अनाज जो है आपका कम जल में भी सिंचित हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात है इसके लिए जो भूमि है वह कहां पर है? राजस्थान में है, क्योंकि शुष्क जलवायु चाहिए और शुष्क जलवायु के लिए राजस्थान सर्वाधिक अनुकूल है। यहां आप चावल का उत्पादन थोड़ी पाओगे, यहां पर आपको बाजरा जैसा मोटा अनाज ही दिखाई देगा, इसलिए उत्पादन के मामले में भी राजस्थान रहेगा और फसल क्षेत्र के मामले में भी राजस्थान ही नजर आएगा। अब आते हैं कुल मोटा अनाज के मामले में। भाई एक बात बताइए, कुल मोटा अनाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा वर्ष 2023 को आपका मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो भैया मोटे अनाज को जब इतना महत्व दिया जा रहा है तो आपको याद रखना है कि मोटे अनाज के मामले में आपका कर्नाटक शीर्ष पर रहेगा। आप पीछे देखिए, ज्वार देख रहे हैं, मक्का देख रहे हैं, ये सारे अनाज आपके इसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक ही खड़ा नजर आ रहा है। इसलिए ओवरऑल जब मोटे अनाज को देखेंगे तो वहां भी कर्नाटक ही शीर्ष स्थान पर रहेगा। लेकिन इसके लिए जो फसल क्षेत्र है, आप जानते हैं कि राजस्थान एरिया वाइज बहुत बड़ा राज्य है और इसीलिए फसल क्षेत्र तो यहां अत्यधिक होगा, लेकिन उत्पादन उतना अधिक नहीं होगा जितना कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, तूर और चना, देखो भाई ये जो दलहनी फसल है आपकी, चाहे तूर हो गई जिसे अरहर की दाल आप जानते हैं, और चना हो गया, ये दोनों ही आपके उत्पादन के मामले में आपका महाराष्ट्र यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है तूर हो या चना हो, दोनों में ही महाराष्ट्र शीर्ष पर है, क्योंकि इसके मामले में आप जानते हैं मिट्टी चाहिए दलहन के लिए काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में सर्वाधिक आप जानते हैं भाई। काली मिट्टी के लिए एक तो दलहनी और दूसरा आपको पता होना चाहिए कपास। इन मामलों में आपका काली मिट्टी बहुत अनुकूल स्थिति पैदा करती है। तो तूर और चना में महाराष्ट्र का क्षेत्र। दूसरा आप दलहनी देखेंगे, लाल मिट्टी में भी होती है, लाल मिट्टी में भी दलहन का उत्पादन अत्यधिक होगा, काली मिट्टी में भी उत्पादन अत्यधिक होगा। तो आपको राज्य भी गेस करने हो ना कभी, तो आपको पीछे मिट्टी क्यों पढ़ाई गई है? इसीलिए पढ़ाई गई ताकि आप गेस भी कर सको। कुछ चीजें ऐसी दी होंगी ना ऑप्शंस में, ऐसे राज्य होंगे जिनको आप एलिमिनेट कर पाओगे आसानी से। तो आपने बताया कि तूर और चना में महाराष्ट्र रहेगा, लेकिन अरहर की दाल में कर्नाटक में सबसे ज्यादा फसल क्षेत्र पाया जाता है और यहां पर चना की दाल में महाराष्ट्र ही। फसल क्षेत्र वाला भले ही एक बार आपको दिमाग से निकाल देना है, कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उत्पादन वाला बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप पीछे उठाकर देखना, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के खूब पूछता है यहां से। अब टोटल कुल दालों में, भाई दालें तो बहुत प्रकार की होती हैं, तो कुल दालों में हमारा मध्य प्रदेश ही है। बोला ना, या तो काली मिट्टी का क्षेत्र होगा या लाल मिट्टी का क्षेत्र होगा, तो बोले भाई मध्य प्रदेश आपका लाल मिट्टी, मालवा का पठार जब हमने देखा था वहां पर लाल मिट्टी, साथ ही साथ काली मिट्टी का भी क्षेत्र यहां पर मौजूद है। तो दालों के स्तर पर देखो मध्य प्रदेश तो उत्पादन में आगे निकल जाएगा, लेकिन फसल क्षेत्र कहां होगा? बोले फसल क्षेत्र वही अपना राजस्थान का होगा। कुल खाद्यान्न के मामले में याद रखना है आपको, कुल खाद्यान्न में कौन सा होगा? भाई उत्तर प्रदेश ही होगा। गेहूं में भी आप देख रहे हैं है ना, और आपने देखा पीछे चावल में भी, ये सारी खाद्यान्न फसलें ही हैं, इनमें आपका उत्तर प्रदेश ही या तो शीर्ष पर है या दूसरा स्थान है। तो कुल खाद्यान्न के मामले में एक तो एरिया वाइज भी बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश ही हमारा शीर्ष स्थान पर रहता है। मूंगफली के मामले में हमारा गुजरात, मूंगफली में याद रखना है आपको गुजरात शीर्ष स्थान पर है। अब आते हैं सरसों में। भाई सरसों के मामले में या तिलहन के मामले में ध्यान से सुनना, सरसों हो या तिलहन हो, दोनों में ही हमारा राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहता है। यानी कि सरसों कभी भी आ जाए, पूछ ले आपसे उत्पादन में बताइए शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपको बताना है राजस्थान, या कुल तिलहन के मामले में कौन सा है, तो वहां पर भी राजस्थान ही आपको बताना है, और फसल क्षेत्र भी सर्वाधिक यहीं पर है। सोयाबीन के मामले में देखिए, सोयाबीन में आपको बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सोयाबीन में अभी तक शीर्ष स्थान पर शीर्ष उत्पादक कौन था? बोले मध्य प्रदेश था, लेकिन अब भूल जाना है, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार सोयाबीन में उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। भले ही फसल क्षेत्र के मामले में हमारा मध्य प्रदेश ही शीर्ष पर नजर आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र ने सर्वाधिक उत्पादन दिखाया है सोयाबीन के मामले में। यहां आप गलत कर सकते हैं, ऑप्शन में जैसे ही मध्य प्रदेश देखोगे तुरंत आप मार के चले जाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र मारना है। और सूरजमुखी के मामले में देखो कर्नाटक ही है, चाहे वह फसल क्षेत्र हो चाहे उत्पादन। तो सूरजमुखी में आंख बंद करके याद कर लो भाई, सूरजमुखी में आपको कर्नाटक ही मारना है। ठीक है, और कौन सा नाटक बताया था हमने? मक्कार ज्वर। ठीक है, और सूरजमुखी से भी कुछ बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो सूरजमुखी, मक्कार, ज्वर, तो जहां जहां कर्नाटक शीर्ष पर है ना, उनका एक साथ कुछ तरीका बना लिया करो, तो लंबे समय तक आपके दिमाग में सस्टेन रहेंगी चीजें।
अब गन्ना के मामले में भाई, गन्ना के मामले में आप जानते हैं 2 राज्यों में ही तो कंपटीशन होता है उत्पादन के स्तर पर, या तो यहां महाराष्ट्र का भी आगे आ जाएगा या उत्तर प्रदेश। बेसिकली चीनी के मामले में देखा जाता है, उसी आधार पर गन्ने के आधार पर भी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार गन्ने के मामले में शीर्ष उत्पादक आपका उत्तर प्रदेश है और फसल क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में ही है। गन्ना के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो यह तो जरूर जानते होंगे, 150 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ बारिश चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, यानी कि वर्षा क्षेत्र जो होगा, अधिक वर्षा क्षेत्रों में ही आप गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं। अब यह आप जानते हैं, या तो पश्चिमी यूपी में भाई नहरों के माध्यम से या नलकूप के माध्यम से इतना पानी मिल पाएगा, या पूर्वी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक तो तराई का क्षेत्र है, दूसरी बात है कि मानसून के कारण भी पर्याप्त वर्षा हो जाती है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कपास तो आपको आंख बंद करके यह बता देना है कि फसल क्षेत्र तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में ही होगा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में कंपटीशन रहता है। यहां ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर गुजरात शीर्ष स्थान पर मौजूद है उत्पादन के मामले में। आप सूरजमुखी के मामले में ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी नहीं, सोयाबीन के मामले में, सोयाबीन के मामले में याद रखना है यहां महाराष्ट्र शीर्ष पर पहुंच चुका है, और कपास के मामले में याद रखना है महाराष्ट्र को छोड़कर के गुजरात आगे निकल चुका है। 2 आपको जरूर ध्यान रखने हैं, 2 कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। फल के मामले में भाई, फल के मामले में तो आंध्र प्रदेश ही शीर्ष स्थान पर है, और वहीं सब्जी के मामले में, सब्जी में उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का ही है। सब्जी में देखिए पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश का अक्सर देखा जाता है पहली दूसरी रैंक को लेकर कंपटीशन चलती रहती है। अभी के मामले में समझा जाए तो सब्जी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। पीछे कारण भी समझे कि क्यों भाई शीर्ष स्थान पर है, क्या आखिर उसके लिए अनुकूल जलवायु स्थिति रहती है जिस कारण यह रैंकिंग बनी हुई है। यह समझ लिया, यहां से क्वेश्चन जितने आएंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा प्रश्न पूछता है भाई खाद्यान्न फसलों में कौन सी रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। क्वेश्चन आप देखना प्रीवियस ईयर में इतने बनाए हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, है ना, रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसल नहीं है। इस टाइप से खूब प्रश्न बनते हैं। अपने को क्या है, अपने को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझना है, कैसे हम तरीका बना लें कि एक ही चीज कम याद करना पड़े और सारा तैयार हो जाए टॉपिक है। पहले यह पता होना चाहिए रबी की फसल कौन सी होती है। बोले देखो रबी की फसल जो होती है आप जानते हैं सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी बुआई होती है और कटाई आप अप्रैल मई में देखते होंगे। गेहूं जब पक जाता है इसी समय इसकी कटाई होने लगती है। तो यहां से अंदाजा लगाया आपने कि गेहूं भाई साहब रबी की फसल होगी। अभी हम सारी याद कर लेंगे, अभी एक केवल समझाया जा रहा है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, क्योंकि इन फसलों को उत्पादन जब इन फसलों का किया जाता है या बुआई की जाती है तो इनके लिए जो जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, है ना, और साथ ही साथ पाला वगैरह इनमें क्या करती हैं ये फसलें वृद्धि करती हैं। इसी कारण से रबी की फसलें जो आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में ही बोई जाती हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं वह जून जुलाई में। भाई इस समय इसलिए बोई जाती हैं क्योंकि जून जुलाई का ही मौसम होता है जब मानसून की एंट्री होती है, और मानसून की जब एंट्री होती है तो इसी टाइम बारिश होती है, और बारिश अर्थात हमारे यहाँ जो खरीफ की फसलें हैं तो आप समझ गए होंगे कि वर्षा की यहाँ पर जल की अत्यधिक आवश्यकता होती होगी, तभी बुआई का समय ही यही रखा जाता है ताकि किसान, आप समझिए किसान को खेतों से नहरों आदि के माध्यम से कम सिंचाई करनी पड़े, क्योंकि हमें जब प्राकृतिक रूप से ही वर्षा मिल जाएगी तो जून जुलाई में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है, इसके बाद ही आपकी रबी की फसल बो दी जाती है। और जायद भाई कब हो गया, तो आप समझिए अप्रैल में, जब इसकी मार्च अप्रैल के समय में जब रबी की कटाई हो रही होती है उसी मध्य में जायद की फसलें बो दी जाती हैं। और जायद में आप खरबूजा, तरबूज, ये सारी फसलें जितनी देखते हैं ना वो सारी मार्च महीने में आपकी बुआई होती है और जून में ही इनकी कटाई कर दी जाती है। इसके जस्ट बाद ही खरीफ की फसलों की बुआई हो जाती है। तो आप ऐसे समझिए रबी और खरीफ फसलों के बीच में ही जायद फसलों को बोया जाता है। अपने को जानना है रबी फसलें, क्योंकि कंफ्यूजन खूब होता है कौन सी रबी फसल है कौन सी खरीफ फसल है। एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, याद कर लेना। डेली एग्जांपल की लाइफ से आप याद करने की कोशिश करो, सारी रबी की फसलें भी याद हो जाएंगी। आप घर पे उठते हो तो सबसे पहले आप समझिए आपने नाश्ता किया, आपको अपना ही रूटीन बना लेना है, वही सारी रबी की फसलें हैं। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने उबले हुए चने खाए, खाते हो ना नाश्ते में, और एक हेल्दी डाइट के लिए खाना भी चाहिए आपको, एक हेल्दी डाइट बना लेनी है अपनी, सारी रबी की फसलें भी तैयार। आप सुबह उठे, सबसे पहले आपने उबले हुए चनों का नाश्ता किया, तो पहली भाई हमें रबी की फसल मिली चना, ठीक है। उसके बाद जब आपका लंच का टाइम होता है तो लंच के टाइम में आपने रोटियां, भाई गेहूं की रोटी किसकी बनी होंगी आपकी, गेहूं की, तो दूसरी अपनी तैयार हो गई रबी की फसल गेहूं। अब नहीं अगर किसान फैमिली से आते हो आप तो कम से कम ऐसे ही याद कर लो, तो गेहूं। उसके अलावा तो खैर जो किसान फैमिली से है, ग्रामीण क्षेत्रों से, उनको तो याद ही रहती हैं ये कब किस फसल की बुआई हो रही है। तो आपने बताया भाई सबसे पहले हमने उबले हुए चनों का नाश्ता किया था, फिर हेल्दी डाइट हमको लेनी है, ठीक है। फिर हमने रोटियां खाई, रोटी किसकी बनी है, गेहूं की। सब्जी खाई हमने आलू मटर की। बोले सब्जी बनाएंगे किसमें भाई, बोले सब्जी बनाएंगे हम सरसों के तेल में।
तो सरसों के तेल में ही तो सब्जी बनाते हैं। अब सरसों हो गई दूसरी, और सब्जी किसकी बनी है? बोले सब्जी बनी है आलू मटर की। दोनों और तैयार हो गई हमारी रबी की फसलें। देखो भाई, सबसे पहले नाश्ते में चना, चना हो गई रबी की फसल। रोटी गेहूं की, सरसों के तेल में हमने बनाई आलू मटर की सब्जी। एक हो गई सरसों रबी की फसल, आलू मटर हो गई किसकी? रबी की फसल। तो देखो कितनी तैयार हो गई अपनी। अब दाल कौन सी खानी है? बोले दाल खाएंगे हम दाल मखनी। दाल मखनी किसकी बनती है? दाल मखनी बनती है मसूर की। तो एक दाल भी तैयार हो गई। अपने को रबी की फसल में यही दाल तैयार रखनी है मसूर की, क्योंकि दाल मखनी से कनेक्ट करना है कि हम जो है दाल मखनी ही खाएंगे जब भी हम खाएंगे, अपनी जो डाइट रखेंगे। तो दाल मखनी हो गई। और जौ कैसे याद रखोगे? देखो गेहूं की तरह ही एकदम जौ दिखता है, तो गेहूं से ही कनेक्ट करना है अपने को जौ को। कभी जौ आपने नहीं देखा है तो जाना देखना जाकर के, एकदम गेहूं की तरह आपको दिखाई देगा जौ। तो गेहूं जैसा ही जौ दिखता है, तो रबी की फसल में ही जौ को भी आपको डाल देना है। इतनी ही फसलें आप केवल याद कर लो। इतनी फसलों के बाहर लगातार देखना क्वेश्चन जो बने हैं वह इन्हीं से ही बने हुए हैं। यह सारी फसलें ही आपकी रबी की फसलों में पूछी जाती हैं। अपनी डाइट तैयार कर लो। सुबह हमने चने का नाश्ता किया, फिर हमने गेहूं की रोटी खाई, आलू मटर की सब्जी थी, सरसों में बनी हुई थी, और उसके बाद आप बताना है कि जौ जो है, यह जौ भी कैसा दिखता है? यह जौ भी गेहूं की तरह दिखता है। और एक दाल भी तो थी, आलू मटर की सब्जी के साथ एक दाल थी। दाल कौन सी थी? दाल मखनी थी, मसूर की यानी कि। अब मसूर भी हमने देख लिया कि रबी की फसल है। इसके अलावा आपको ये बिल्कुल नहीं याद करनी है कौन सी खरीफ की है। अपने को जब रबी की फसल याद हो गई ना, इसके अलावा कोई फसल दिख जाए ना, आपको मोस्टली बता रहा हूँ 99% इन्हीं फसलों से ही आते हैं क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके अलावा कोई फसल दिखेगी आपको समझ लेना है भाई रबी की फसलें तो हमने याद कर ली है। अब रबी की नहीं है तो किसकी होगी? वो दूसरी वाली खरीफ की फसल होगी। तो यहां से आप सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर लोगे और अपना आंसर सही मारोगे। अब आगे टॉपिक पर चलते हैं। तो वहां कृषि विधियां क्या है भाई? एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही हम देख रहे हैं कि कृषि के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं भाई। एक एक करके सबको समझ लेते हैं। अगर इनके बारे में आपको पता है तो यहीं से आपके क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है जीविकोपार्जन, क्योंकि मोस्टली जो किसान है, भारत का जितना अधिकांश किसान है वह जीविकोपार्जन कृषि ही करता है। अर्थात अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है, किसी लाभ के लिए नहीं, किसी प्रकार के लाभ के लिए जो कृषि न की जाए, वही आपकी कहलाती है जीविकोपार्जन कृषि। और पूछता भी है कि भारत में अधिकांश कृषि किस टाइप की होती है, तो आपको बता देना यही जीविकोपार्जन कृषि ही होती है। इसीलिए हम अपने किसान की स्थिति भी देखते हैं किस तरह की है। फिर दूसरी है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को आप झूम कृषि के रूप में भी जानते हैं। होता क्या है, किसान एक जगह की वनस्पतियां साफ करता है, साफ करके उस जगह पर कृषि करेगा। कृषि करके 3-4 बार करके कृषि समझिए, उस स्थान पर जैसे ही वह भूमि अनुपजाऊ होने लगती है, छोड़कर वह दूसरी जगह कृषि करने लगता है। तो स्थानांतरित इसीलिए बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करती हैं। यह कुछ जनजातियां होती हैं, तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने स्थानांतरित कृषि देख लिया क्या होती है। तीसरी देखिए यहां पर दी हुई है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या होती है? एक बड़े भूभाग में जो कृषि की जाती है। हरित क्रांति के बाद में आप जानते हैं जब बड़े बड़े भूखंडों का विकास हुआ, जब बड़े बड़े भूखंड बनाकर कृषि की गई, तो उसके बाद उत्पादन भी बढ़ता है ना, किसानों की आय भी बढ़ती है। तो वह जो कृषि कहलाती है उसे ही विस्तृत कृषि के रूप में जाना जाता है। यह समझ गए होंगे आप। अब अगली है वाणिज्यिक कृषि। भाई वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि कुछ नहीं, ये समझिए यहाँ पर जो भी उत्पादन किया जाएगा वह लाभ के उद्देश्य किया जाएगा। जीविकोपार्जन में लाभ के उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है, इसकी जस्ट अपोजिट होती है वाणिज्यिक कृषि। यहाँ जितना भी कृषक उत्पादन करेगा वह लाभ के उद्देश्य करेगा। फिर बागानी कृषि, भाई बाग वगैरह आदि के माध्यम से जो कृषि की जाती है। बागों में जैसे एग्जाम्पल समझ लो, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, काजू हो गया, ये सारी कृषियाँ किस तरीके की कृषि होती है? बागानी कृषि होती है। इसमें बड़े स्तर पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बागानी कृषि का मतलब आप समझ गए होंगे। जैविक कृषि क्या है भाई? यहाँ इसको हरित क्रांति से ही रिलेट करके समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो जब हमने हरित क्रांति के स्तर पर विस्तृत कृषि करनी चालू की, भले उत्पादन बढ़ा, लेकिन हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत अधिक कर दिया, ठीक है। उर्वरकों का प्रयोग करने के चलते एक तो किसानों को भी इससे नुकसान होगा क्योंकि उनकी ज़मीनें खराब हो रही हैं, क्षारीयता बढ़ रही है मिट्टी में। दूसरा क्या है, जो यहाँ से उत्पाद पहुंचता है, मार्केट में पहुंचता है, लोगों तक क्या होता है, कीटनाशक चीज़ें पहुंचती हैं और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था, नकारात्मक प्रभाव। इसका ही उपाय ढूंढा गया जैविक कृषि के रूप में। जैविक कृषि क्या होता है? यहाँ जो उर्वरक यूज किया जाता है वह जैविक उर्वरक प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह समझिए, जैसे कोई भी फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है वह फर्टिलाइजर बनाने में। तो जैविक कृषि, इस आधार पर ही जैविक कृषि की जाती है। और इसके मामले में आपने एक करंट में न्यूज़ पढ़ी होगी पीछे कि जो सिक्किम राज्य है हमारा, यह पहला राज्य बना है जो जिसने जैविक कृषि को लागू किया है अपने यहाँ। वैश्विक स्तर पर अगर आपको नहीं पता है तो सुन लो, यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जब हमने उत्तर अमेरिका पढ़ा था,
वहाँ पर कैरिबियाई राज्य पढ़े थे, देश पढ़े थे। कैरिबियाई में ही हमारा एक क्यूबा देश था, बोले सुना था। तो यही क्यूबा है जो वैश्विक स्तर पर पहला देश है जिसने जैविक कृषि को अपने यहाँ लागू किया है। ठीक, दो देखिए और कृषियाँ आती हैं, एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, बड़ा कंफ्यूज करती हैं। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर आपका समझिए जलीय जितने जीव होते हैं ना, उनकी कृषि करना ही एक्वाकल्चर कहलाता है। इन जलीय जीवों में आप जानते हैं तालाबों के माध्यम से या नदियों में, इस तरीके यहीं पर आपका जो जितने भी जलीय जीव हैं इनका पालन किया जाता है। ठीक है, अब यह इस तरीके की कृषि देखनी है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जाइएगा, क्योंकि यह तराई क्षेत्र है, यहाँ तालाब वगैरह मौजूद होंगे, नदियाँ वगैरह रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ लोग अत्यंत बड़े स्तर पर क्या करते हैं? एक्वाकल्चर करते हुए दिखाई देंगे। अब एक्वापोनिक्स क्या है भाई? एक्वाकल्चर एक्वापोनिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। एक्वापोनिक्स को समझना है तो यहाँ समझिए एक फिगर से। यहाँ देखिए एक्वापोनिक्स के लिए करते क्या है किसान, नीचे दो भाग बनाते हैं, किसी भी एक बीकर में दो भाग बनाएंगे, नीचे मछली का पालन करते हैं और ऊपर आपका पेड़ लगाते हैं। जिसकी भी खेती करनी होती है ऊपर पेड़ लगाएंगे। अब भाई नीचे मछली का अपशिष्ट जो होगा, मछलियों के अपशिष्ट से क्या करेंगे? पौधों को क्या होगा? पोषण मिलेगा। जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए वो मछलियों के अपशिष्ट से मिल जाएगा, और जो मछलियों को चाहिए आहार वह पौधों से मिल जाएगा। तो यह समझिए मध्य में एक छेद कर दिया जाता है इस बर्तन के, और नीचे मछली पालन, मछलियों से पौधों तक पोषक पहुंच रहा है और पौधों से मछलियों का आहार की पूर्ति हो रही है। इसमें किसी प्रकार के उर्वरक डालने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। देखो भाई, तो हमें समझ में आ गया यह भी एक प्रकार है एक्वापोनिक्स। ठीक है, तो इतनी कृषि विधियां हैं, सारी कृषि विधियां समझा दी गई। कोई भी प्रश्न बनेगा आप अच्छे से समझा दोगे। अब यह याद रखिएगा, यह फैक्ट खूब बनाए जाते हैं यहाँ से कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। तो आपने बताया 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। इन्हीं क्लाइमेटिक जोनों को ही आगे विभाजित किया गया तो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया। इकोलॉजी तो आप जानते ही हैं, जो आपके जीव होते हैं और आसपास की जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इनके मध्य जो क्रियाएं होती हैं ना, जो परस्पर क्रियाएं करते हैं, उसे ही इकोलॉजी के रूप में जानते हैं। इकोलॉजी बेसिकली वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यह होता है इकोलॉजी, और इसी आधार पर एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन बांटे गए हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन को देखते हुए, तो वह आपके 20 हैं, क्योंकि इनका क्षेत्रीय विभाजन किया गया भाई। तो 15 से आपके बन गए 20। तो पूछे एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, तो आपको बताना है 20, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं तो आपको बताना है 15। कंफ्यूज नहीं होना है। और भारत में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर को जो रिलेटेड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी कब खोली गई थी? 1960 में खोली गई थी, और पंतनगर में। और पंतनगर आसान है याद करना यार, उत्तराखंड में पंत, ऋषभ पंत कहाँ का है अपना? उत्तराखंड का है ना। तो उसी से ही याद कर लिया हमने कि पंतनगर में ही पहली कृषि विश्वविद्यालय खोली गई थी वर्ष 1960 में। इतने हमने महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। अब एक एक करके फसल को उठाते हैं और देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जहां से क्वेश्चंस लगातार बनाए जाते हैं। आरओ में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यूपी पीसीएस में भी आपके बनाए जाते हैं। चलो भाई चावल देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण फसल है हमारी चावल। चावल के मामले में हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति पहले पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पत्ति हुई थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं देखा है तो वहाँ पर ध्यान से आपने अगर सुना होगा भाई, वियतनाम के बारे में बताया गया था। वहाँ एक तरीका बताया गया था, टेक केयर वियतनाम, याद आया? टी से आपका थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो सबसे ईस्टर्न आपका जो देश था वो वियतनाम था, दक्षिण पूर्व एशिया में आपने देखा था। यहीं से एक नदी गई थी, ध्यान करिए, मेकांग। नहीं ध्यान आ रहा होगा तो रिवीजन हो रहा होगा, जाना देखना जाकर वीडियो। मेकांग नदी के ही बेसिन क्षेत्र में ही आपको बताया गया था यह राइस बाउल है। ठीक है, यानी कि चावल का कटोरा इस क्षेत्र को कहते हैं, इस बेसिन को कहते हैं। अत्यधिक उपजाऊ जमीन है यहाँ चावल उत्पादन के लिए। तो माना जाता है इन्हीं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से ही चावल की उत्पत्ति हुई है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं तो इसकी किस्म देखते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जो प्रजातियां होती हैं चावल की, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि भाई यह निम्नलिखित में से चावल की प्रमुख किस्म कौन सी है। इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, बाकी सारी किसी अन्य फसल की किस्में दी होंगी। तो जितनी यहाँ पर बताई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट किस्म बताई जा रही हैं जो लगातार रिपीट होती रहती हैं, तो इनको तैयार करना है, ज़्यादा और कचड़ा पड़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई चावल की हमने देखी महत्वपूर्ण किस्में। तो एक तो थोड़ा सा तरीका बनाया, थोड़ा सा कुछ कोई ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ताकि ये याद रहे किस्म, क्योंकि सीधे याद ही करनी है आपको। किसान तो है नहीं है जो आपको एकदम याद रहेगी चावल की कौन सी किस्म डाली जाती है। तो आपने बताया कि भाई चावल की हमें दिख रही है जमुना, कृष्णा, कावेरी। इतनी तो हम रिलेट कर सकते हैं, ये सारी नदियाँ हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जमुना भी पढ़ी है, कृष्णा भी पढ़ी है, कावेरी भी पढ़ी है। ये सारी जब नदियाँ पढ़ी हैं तो हमने ध्यान से पढ़ा तो अब याद हो जाएगा हमें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें अगर हमें होता है ना, कुछ चीज़ें जब याद होती हैं, हमें पीछे रिलेट कर चुके होते हैं किसी चीज़ से, तो वह हमें अच्छे से दिमाग में हमारे सेट होती है। फिर आता है करुणा, करुणा भी याद रखना है, और जया, कांची। यह आपकी चावल की प्रमुख किस्में हैं, जमुना, जया, करुणा, कांची,
कृष्णा, कावेरी। तो आप यह देखिए का नाम से कितनी ज़्यादा यहाँ पर आ गई हैं। का से आपकी करुणा आ चुकी है, कांची आ चुकी है, कृष्णा आ चुकी है, कावेरी आ चुकी है, और दूसरा जा शब्द उठाया हमने। जा से अपनी जमुना आ गई, जया आ गई। यह तो हो गई इसकी प्रमुख किस्में। तो इसी तरीके का आप कोई तरीका बनाइएगा दिमाग में अपने, ताकि यह लंबे समय तक आपके दिमाग में सेट हो सके। फिर देखो पूसा नाम की अक्सर आपको बहुत ज़्यादा देखो सब में किस्में मिलेंगी। तो पूसा नाम की मैं तो कहूँगा एक जगह पर लिख लेना सारी किस्में, और ताकि आपको याद हो जाए कौन सी चावल की किस्म है, कौन सी गेहूं की किस्म है, या आगे बहुत सारी देखो भी किस्में आएंगी जिसमें पूसा नाम से कंफ्यूज करेगा, पूछता भी है। पूसा सुगंध ऐसे याद रखना कि यह सुगंधित किस्म होती है चावल की। यह चावल अगर आपने नहीं खाया है तो देखना मार्केट में आता है पूसा सुगंधित नाम से, और यह चावल अत्यंत बेहतरीन महकता है यह। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाया आयोग ने, कौन सा चावल सुगंधित चावल होता है, कौन सी चावल की किस्म। तो पूसा सुगंध 5 जो है यह बड़ा ही सुगंधित चावल होता है। दूसरा है पूसा RH10। तो पूसा RH10 के बारे में प्रश्न बनाया गया कि कौन सी प्रजाति है चावल की जो संकर प्रजाति है। तो पूसा जो RH10 है यह बासमती की संकर प्रजाति है। तो इतनी किस्में हैं जहां से आयोग लगातार क्वेश्चन बनाता है। फिर देखो जो रिसर्च सेंटर होते हैं ना, वह धान के केंद्रीय धान का जो अनुसंधान संस्थान है, यानी कि भारत में जो स्थित है, किस राज्य में है। तो आपको बताना है कटक में स्थित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यह क्षेत्र आप जानते हैं कि चावल के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी राज्य हैं। तो जो अनुसंधान संस्थान है वह भी यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी सारे अनुसंधान संस्थान आगे डिटेल से पढ़ने हैं हमें, वहाँ इसको हम देख लेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हमें धान रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक फैक्ट और देखना है, जिसकी पहली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र जो बनाया गया भारत में, यानी कि जो दक्षिण एशियाई केंद्र बनाया गया वह कहाँ पर बनाया गया है, बोले वाराणसी में बनाया गया है। और इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय धान रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है, तो आपको पता होना चाहिए मनीला में है। यानी कि कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देश होगा, ये तो पता है हमें। कौन सा है, तो मनीला आपने बताया। मनीला में ही इसका मुख्यालय बना हुआ है। इसी का जो दक्षिण एशियाई केंद्र है वह वाराणसी में, भारत का वाराणसी चुना गया है इसके लिए। अब चावल में लगने वाला एक रोग है खैरा। इसके बारे में भी आपसे खूब क्वेश्चन बनता है क्योंकि यह प्रमुख रोग है, और इसके बारे में यह पता होना चाहिए। चावल जब आप धान की पत्ती देखोगे तो पत्ती पर काले काले से धब्बे बन जाते हैं, और यह काले काले धब्बे ही खैरा रोग के बारे में जाना जाता है इनको। ठीक है, तो चावल में लगने वाला जो प्रमुख रोग होता है यह खैरा होता है। दूसरा यहाँ और एक बताया दे रहा हूँ, यह खैरा रोग बेसिकली जिंक की कमी से होता है। जो जिंक आप ध्यान करिए, पीछे जब मिट्टी बताया था तो वहाँ सूक्ष्म जो आपके तत्व थे, पोषक तत्व थे, तो उनमें बोला गया था कि मिट्टी में सर्वाधिक कमी किसकी होती है, जिंक की होती है। तो यही जिंक की कमी के चलते ही, जो हमारी मिट्टी में इसकी कमी है, इसी के चलते यह रोग लग सकता है धान में, अगर जिंक नहीं प्रॉपर मात्रा में धान की फसल को पहुंचाया गया। ठीक है, तो खैरा रोग देखा जाता है चावलों में। अब अगला है गेहूं। गेहूं में हमने देखा कि एक प्रश्न बनता है जो हरित क्रांति का प्रारंभ होता है। हरित क्रांति अभी आगे भी समझ लेंगे हम। बेसिकली आप यह समझिए, हरित क्रांति में पूछा जाता है कि भाई सर्वाधिक उत्पादन पर प्रभाव किस फसल को पड़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो बोले गेहूं को ही लाई गई थी। जो पहली हरित क्रांति थी जो स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई थी, उसमें गेहूं, चावल, कुछ मुख्य फसलें ही फोकस की गई थी, और सर्वाधिक अगर वृद्धि हुई थी किसी फसल के उत्पादन में तो गेहूं के थी। फिर दूसरा नंबर आपका था चावल का। तो अभी आपको याद रखना है कि गेहूं जो है सर्वाधिक उत्पादित किया गया था हरित क्रांति के पश्चात। इसकी कुछ किस्में देखो, ध्यान रखना है आपको। इसकी किस्म में कल्याण सोना है और सोनालिका है। तो सोना से ही आपको याद आ जाएगा दोनों, कल्याण सोना और सोनालिका। फिर राज 3077, यह भी पूछता है कि राज 3077 किसकी किस्म है ना, किस फसल की। तो आपको बताना है यह भी गेहूं की किस्म है। पूसा सिंधु गंगा, देखो एक वहां पर हमने पूसा सुगंधित पढ़ा था, पूसा RH10 पढ़ा था जब हमने धान की देखी थी, और पूसा सिंधु गंगा यहां याद रखना है गेहूं की यह प्रमुख किस्म है। यूपी 308 और मैक्रोनी को लेकर एक प्रश्न और बनाया गया कि कौन सी गेहूं की किस्म है जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। तो बताना है कि गेहूं की जो मैक्रोनी किस्म है ना, इसे कठोर गेहूं भी बोल देते हैं। बोले क्यों बोलते हैं भाई कठोर गेहूं, क्योंकि यह अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान का जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है वहां भी इस गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। या बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आप समझिए, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है, यही किस्म अनुकूल होती है इस जगह की भूमि के लिए। क्या नाम है इसका, मैक्रोनी। इसलिए आयोग यहाँ से प्रश्न बना देता है कौन सी वह किस्म है जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी किस्म यह याद रखनी है, बस इतनी ही आपको याद करनी है, इससे ज़्यादा नहीं आपको तैयार करनी है। एक प्रश्न बनाता है भाई टिट्रिकल को लेकर के। टिट्रिकल को लेकर के प्रश्न बनाया जाता है कि यह एक, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, संकर प्रजाति है, अर्थात
कोई दो फसलों को लेकर के एक तीसरी फसल जो उत्पादित की जाती है, जिसका निर्माण किया जाता है, वही आपकी संकर प्रजाति कहलाती है। तो टिट्रिकल के बारे में पूछता है कौन सी दो फसलों की यह संकर प्रजाति है, तो एक तो अपनी गेहूं है, दूसरी राई है। राई नहीं जानते हो ना, तो सरसों की तरह ही आपको दिखाई देगी राई। आप जाना और दुकान पर मांगना जाकर के कहना राई दिखा दो भाई, तो आपको बता देना है कि गेहूं और राई को ही मिलाकर के जो एक प्रजाति तैयार की गई वह थी आपकी टिट्रिकल। ठीक है, तो टिट्रिकल आपको आज से ध्यान रखना है, गेहूं और राई की संकर प्रजाति है ये। और गेहूं में लगने वाले रोग आपको याद रखना है, दो हैं, करनाल बंट और रस्ट। करनाल बंट और रस्ट यह दोनों आपके गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग हैं और दोनों ही अपने आप में फंगल डिजीज हैं। ठीक है, फंगल मतलब होता है कवक, तो दोनों ही आपके कवक डिजीज हैं, यानी कि कवक से लगने वाले रोग होते हैं। तो यह भी आपको साथ साथ बता दिया गया। दूसरा, इन रोगों के बारे में ध्यान रखना है, करनाल बंट और रस्ट। क्वेश्चन बनाता है भाई, इधर फसलें देगा, सामने उनके रोग दे देगा। अब खैरा दे देगा, इधर चावल दे देगा। ठीक है, एक तरफ गेहूं दे देगा, सामने करनाल बंट दे देगा। अब भैया चार इस तरीके से फसलें और दो और दे देगा, मान लो दो हमें नहीं पता, लेकिन अपने को चावल और गेहूं पता है ना, उनके रोग पता है। तो एलिमिनेट जब आप ऑप्शन करोगे ना, तो चार ऑप्शन में से तीन आपके कट जाएंगे, एक जो सही वाला है आप सही मार दोगे। ऐसे तरीका बनाया करो जब आपको कम ज्ञान के आधार पर भी आप कैसे आप सही आंसर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो फिर कपास के बारे में देखते हैं। कपास से एक तो प्रश्न आपको पूछता है कि यह देशज पौधा है। भाई भारत का देशज पौधा है कपास, पहली जानकारी यह होनी चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि विश्व का पहला यह देश है जहां कपास की संकर प्रजाति विकसित की गई। कहने का मतलब है कि विश्व के स्तर पर देखोगे तो यह पहला देश है भारत जहां पर कपास की संकर प्रजाति विकसित की जाती है। कपास के रेशों को लेकर के, कपास के बारे में पीछे बहुत डिटेल से बार बार बताया गया है कि काली मिट्टी का क्षेत्र जो है अत्यंत अनुकूल क्षेत्र होता है कपास के उत्पादन के लिए। और कपास के जो रेशे होते हैं, यह रेशे आपके बीज से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि कपास का जो बीज होता है इससे आपके रेशे की प्राप्ति होती है। प्रश्न पूछ लेता है कपास के रेशों की प्राप्ति किससे होती है ना, वहाँ बीज देगा, जड़ देगा, है ना, सारी चीज़ें देगा ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है रेशे जो बनते हैं वह बीज से बनते हैं। और इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है, यानी कि सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं, तो कपास का आपने रेशा नहीं देखा है क्या, वाइट कलर का होता है, चमकता है, तो इसीलिए इसको सफ़ेद सोना भी बोल दिया जाता है। गन्ने पर आते हैं भाई। गन्ने के बारे में उत्पादन वगैरह के मामले में, कपास में उत्पादन के मामले में सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ अन्य जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वह हम देख रहे हैं। इसको न्यूनतम जल दक्ष फसल बोला जाता है। न्यूनतम जल दक्ष फसल का मतलब क्या है, यानी कि यह जो है न्यूनतम जल दक्षता रखती है। कहने का मतलब इसको जल ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, है ना, न्यूनतम इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि इसको जल ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। आप जानते हैं कि गन्ने का उत्पादन करना है तो पानी तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको न्यूनतम जल दक्ष फसल बोलते हैं। और इसकी प्रजाति पूछी जाती है CO1148, एक ही किस्म है इसकी, तो आप याद रख सकते हो गन्ने की प्रमुख प्रजाति है CO1148। और इसमें लगने वाला रोग जो होता है रेड डॉट होता है, यह भी आपका फंगल डिसीज़ है। इसमें भी पत्तियों पर आप देखोगे लाल लाल, या फिर गन्ने पर आप देखोगे गन्ने में लाल लाल कलर दिखाई देगा, तो यही वह रेड डॉट होते हैं। इस रोग को ही बोल दिया जाता है, लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है रेड डॉट डिजीज। ठीक है, अब इसका जो प्रजनन केंद्र है, गन्ने का प्रजनन केंद्र पहला आपका कोयम्बटूर में बनाया गया था, तो इसीलिए आप पढ़ते हैं गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। गन्ना उत्पादन के मामले में हमने उत्तर प्रदेश को देख लिया है। कहवा, कहवा जिसको आप कॉफ़ी के रूप में जानते हैं, और कहवा में आपको बताना है कि भारत का वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान है, यानी कि वैश्विक स्तर पर उत्पादन के मामले में 6वां स्थान है। और जब हमने वहाँ पढ़ा था तो कॉफ़ी में हमने बताया भी था ब्राज़ील, है ना, याद करिए, वहाँ पर ब्राज़ील को बहुत अच्छे से साओ पालो जैसे जो क्षेत्र थे उनको भी बताया गया था, डिस्कस किया गया था। तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्पादन के मामले में बताया गया, और भारत अपना 6वें स्थान पर है। पहले 7वें पर था, अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें 6वें स्थान पर आ गया है। और भारत में कौन सा राज्य है जो भाई कॉफ़ी के मामले में शीर्ष पर है, तो कर्नाटका ही है जो शीर्ष स्थान पर है। और कर्नाटका में भी ध्यान रखना है, दो तरीके की किस्में होती हैं कॉफ़ी में, एक अरेबिका होती है, दूसरी रोबस्टा होती है। अरेबिका प्रकार की जो कॉफ़ी है ये ब्राज़ील के क्षेत्र में सर्वाधिक दिखाई देगी, ठीक है। और जो अपनी रोबस्टा है ना, रोबस्टा कॉफ़ी जो है यह हमारी कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि जो कॉफ़ी की कौन सी किस्म है जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो रोबस्टा का होता है, और किस राज्य में होता है, तो कर्नाटका में होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी आधार पर देखो कॉफ़ी बोर्ड भी जानते हैं आप, कहाँ बनाया गया है, तो आपको बता देना है बेंगलुरु में ही कॉफ़ी बोर्ड भी बनाया गया है। कॉफ़ी बोर्ड का गठन कहाँ है, बेंगलुरु में। और उसी आधार पर जो आपका चाय बोर्ड है, इसी से रिलेटेड आपको चाय के बारे में पता होना चाहिए। चाय के उत्पादन के मामले में देखो असम आपका शीर्ष पर रहेगा, लेकिन जो चाय बोर्ड है आपका वो कोलकाता में है। दोनों फैक्ट आप लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि कॉफ़ी की चर्चा हो रही है तो चाय की भी चर्चा साथ साथ कर लो तो ज़्यादा याद रहेगा।
चाय बोर्ड अपना कहाँ है? चाय बोर्ड है कोलकाता में। और चाय के उत्पादन के मामले में शीर्ष पर कौन सा है? तो असम है हमारा। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और साथ ही साथ आप जानते हैं उत्पादन में भी कर्नाटक ही शीर्ष पर है। सरसों देखते हैं भाई, सरसों अपनी तिलहनी फसल है ना, जो तिलहनी फसल मतलब होता है जिनसे तेल की प्राप्ति होती है हमें। अब इसकी किस्म कौन सी है प्रमुख? यहाँ भी देखो एक पूषा आ गई, पूषा बोल्ड आ गई, पूषा जय किसान आ गई। तो ये पूषा वाली जितनी है ना एक साथ लिख लेना आप, तो आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपकी पूषा बोल्ड है और पूषा जय किसान है। इसके अलावा वरुणा और पीताम्बरी। देखो पीताम्बरी से एक अलग से प्रश्न बनाया गया कि कौन सा आपका सरसों का प्रजाति है जो पीले रंग की होती है। तो पीत का मतलब ही क्या होता है? पीत का मतलब ही होता है भाई पीला। तो पीत से ही हमने पीताम्बरी नाम दिया है उसको। और पीताम्बरी ही आपकी सरसों की एक फसल है, किस्म है जो पीले रंग की होती है। तो यह बहुत आसान है आपके लिए याद करना। मूंगफली से जो प्रश्न बनता है उत्पादन के स्तर पर बनता है, तो गुजरात हम बता चुके हैं। दूसरा पेगिंग प्रक्रिया को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है कि भाई पेगिंग प्रक्रिया जो है किस फसल से संबंधित है। अब बताओ पेगिंग प्रक्रिया क्या होती है? कभी मूंगफली की खेती देखी होगी तो समझ में आएगा। देखो मूंगफली का जब पौधा लगाया जाता है तो मूंगफली का पेड़ हमने लगाया, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक फूल निकलता है हमारा, और फूल से ही आपका पेग निकलता है। याद करिए आपकी मूंगफली बनती कैसे है। मूंगफली के पौधे में जब फूल बनता है और फूल में ही आपका पेग होता है, और यही पेग आप देखोगे धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर जाता है। भाई ज़मीन के अंदर यही पेग आपका मूंगफली में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी पूरी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? पेगिंग प्रक्रिया बोला जाता है। अब क्लियर हो गया होगा कि मूंगफली की खेती जब आप देखना तो वहाँ ध्यान से देखना कि पेगिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। खैर देख तो नहीं पाओगे, लेकिन बताया जा रहा है कि यही पेग के द्वारा ही मूंगफली का यही पेग जो है कन्वर्ट हो जाता है मूंगफली में। तो पेगिंग प्रक्रिया प्रोसेस यह किससे संबंधित है? बोले मूंगफली से संबंधित है। और इस मूंगफली के लिए जिप्सम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसकी एक प्रमुख किस्म है चंद्रा, ठीक है। मूंगफली की किस्म कौन सी है? चंद्रा है। एक ही किस्म है तो आप याद कर सकते हो इसको। अरहर पर आते हैं भाई। अरहर भी हमारा देशज पौधा है, देशज पौधा है। इसकी जो प्रजाति है यह मालवी चमत्कार और बहार, दो प्रजातियां अरहर की पूछी जाती हैं। एक आपकी मालवी चमत्कार, दूसरी बहार है। यहाँ उर्वरक के स्तर पर आपको देखो एक क्वेश्चन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है यह भी आप जानते हैं। उर्वरक बेसिकली आप जानिए, जो भारत की मिट्टी है जलोढ़ मृदा आप जानिए, या जितनी भी मृदा है उसमें एनपीके का रेशियो और मतलब मैक्सिमम आप जानिए कि क्या रहता है। पीछे समझाया गया था 4-2 और 1 का रहता है। तो भैया यहाँ उर्वरक के मामले में प्रश्न बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई आयोग को? क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ जो एनपीके का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसका जो रेशियो है या तो 1-2 और 2 के अनुपात में रखा जाता है, या 1-2 और 3 के अनुपात में। बोले ऐसा क्यों? कारण बताओ ना। कारण ये है कि भाई यहाँ नाइट्रोजन कम क्यों डालते हैं, हम पूछ रहे हैं। नाइट्रोजन इसलिए कम डालते हैं क्योंकि जो अरहर का होता है या दलहनी पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में मिलता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या मिलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? बोले यह करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम। अभी साइंस का जब करेंगे क्लास तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लेना है भाई उर्वरक का रेशियो यह क्यों है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जब काम करेगा तो जो अरहर का पौधा रहेगा इसको, इसकी जड़ों को जो नाइट्रोजन की जरूरत होगी ना, यह इस बैक्टीरिया के माध्यम से पूरी हो जाएगी, और इस बैक्टीरिया को जड़ों के माध्यम से आहार मिल जाएगा। तो इसे ही साइंस में हम सहजीवी संबंध के रूप में पढ़ते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। एक तो यह क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ से। दूसरी बात होती है कि भाई यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन अगर यहाँ से मिल रहा है, आप तो जानते हैं वायुमंडल में बहुत अधिक नाइट्रोजन है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसका प्रयोग सीधे पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं भाई। इसीलिए मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी दिखती है, मृदा में, और दूसरा पेड़ों में नाइट्रोजन डालने के लिए हमें उर्वरक डालनी पड़ती है। और यह काम दलहनी पौधों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है हमारा, यह पूरा कर देता है। अब समझ में आया कि उर्वरक में जो रेशियो होता है 1-2 और 2 का क्यों रहता है। क्लियर हो गया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कारण बता दिया गया। अब इसका जो प्रमुख रोग है वह विल्ट रोग है, ठीक है, उकठा रोग। यह भी आपको दिखाई देगा जब अरहर के आप पेड़ देखोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हमने प्रमुख किस्में देख ली और जितने भी प्रश्न आपके फसलों से संबंधित आए हैं सारे कवर कर लिए इसमें। एग्रीकल्चर को लेकर के जो आप पैनिक होते हो ना, एग्रीकल्चर मोस्टली एरिया यहीं से देखिए कवर होगा जो फसलों संबंधित आता है, ठीक है। बाकी जब एग्रीकल्चर का और टॉपिक्स कराए जाएंगे तो वहाँ और डिटेल से अच्छे से समझाया जाएगा सब कुछ। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एग्रीकल्चर का पार्ट देख रहे हैं। अब आते हैं भाई झूम कृषि को लेकर के। झूम कृषि को लेकर के आप यह जानते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे ही झूम कृषि के रूप में बोला जाता है। बताया गया था, पीछे समझाया गया था, एक बार और सुन लो। एक जगह की वनस्पति काटकर किसान यहाँ पर फसल
फसल बोते हैं, है ना, खेती करते हैं, फिर क्या है 2-3 बार करेंगे, जैसे ही मिट्टी यहाँ की अनुपजाऊ हो जाएगी और फिर दूसरी जगह करने लगते हैं, तो स्थानांतरित हो गए, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में ही इसका नाम है डाहिया। मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं कुछ, वह इस तरीके की कृषि करती हैं, है ना, प्रोसेस यही होता है, उसका नाम बदल जाता है, नाम क्या होता है, डाहिया होता है। राजस्थान में ही उसे वालतरे बोलते हैं, याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में डाहिया बोलते हैं, राजस्थान में वालतरे बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश में इसको पेड़ा बोला जाता है। मध्य प्रदेश में डाहिया, राजस्थान में वालतरे, आंध्र प्रदेश में पेड़ा, और पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोला जाता है। ठीक है भाई, पश्चिमी घाट में इसका नाम हो गया कुमारी। झारखंड में कुरवा बोलते हैं। ठीक, नाम देखिए अलग अलग हैं लेकिन है झूम खेती ही है। हिमाचल प्रदेश में आप खिल बोलते हैं। कनेक्ट कर लेना थोड़ा सा कि हिमाचल जाते ही आप, सॉरी, हिमालयी क्षेत्रों में आप जाते ही आपका चेहरा खिल जाता है ना, तो खिल से आपने याद कर लिया, हिमालयी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का नाम भी खिल ही था। मणिपुर में देखिए पामलू बोलते हैं। ठीक है, मणि पाम याद करिएगा, मणि पाम भाई आप याद कर लीजिए, मणि आप पाम पर ही रखोगे ना, तो पामलू से आपने याद कर लिया मणि से कनेक्ट करते हुए, तो मणिपुर में ही इसका नाम है पामलू। और छत्तीसगढ़ में क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर में जो जनजातियां हैं इस तरीके की स्थानांतरित कृषि करती हैं, उसे दीपा नाम दिया जाता है। तो झूम कृषि से संबंधित इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसको बढ़िया से याद कर लेना, एक सारणी में आपको एक साथ दे दिया गया है। अब कृषि क्रांतियां और उसके उत्पादन क्षेत्र, यानी कि कोई जो कृषि क्रांति किसी फसल से संबंधित हुई, किसी फील्ड में हुई, और उससे लेकर के उसको नाम क्या दिया गया भाई, नाम क्यों दिया गया अभी समझ में आ जाएगा जब, तो उत्पादक क्षेत्र आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हरित क्रांति भाई, हरित क्रांति आप जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन को संबंधित था। अब कोई भी खाद्यान्न है, गेहूं है, ये सारी फसलें हैं, जब शुरुआती स्तर पर बोई जाती हैं तो किस कलर की होती हैं भाई, हरे कलर की होती हैं पकने के पहले। तो आप जानिए बोने के बाद यह कलर इनका हरा होता है, इसलिए हरे से ही हरित क्रांति नाम दे दिया गया। इसका नाम रखने के पीछे कोई तो लॉजिक रहा होगा। और फिर श्वेत क्रांति है भाई, श्वेत क्रांति बताओ यार, दुग्ध को ही क्यों दिया गया होगा, क्योंकि जो दूध है आपका किस कलर का होता है, आपने बताया श्वेत कलर का होता है। अब फिर मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति हुई उसे नाम दिया गया भाई नीली क्रांति। बोले क्यों, मत्स्य जो है ओशियन में होती है, ओशियन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ओशियन का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू के कारण ही इसका नाम ब्लू रिवोल्यूशन बोला गया। ठीक, अब ये नाम जो रखा गया उसके पीछे लॉजिक होता है, ऐसे नहीं नाम रख दिया जाता है। रजत क्रांति भाई, रजत आप जानते हैं ना, सिल्वर चांदी किस कलर की होती है, चांदी होती है सफ़ेद, तो अंडा किस कलर का दिखता है, अंडा भी सफ़ेद, तो इसीलिए रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। अब ये मत बोलना कि यार रजत क्रांति जो है सफ़ेद होती है तो दुग्ध भी रख सकते थे, लेकिन जो नामकरण पहले हो चुका है, श्वेत क्रांति दुग्ध का हो चुका है, इसीलिए अंडे से संबंधित क्रांति को रजत क्रांति बोला गया। अब पीली क्रांति भाई, तिलहन को ही क्यों बोला जाएगा, क्योंकि तेल वगैरह आप जानते हैं, जितना भी तिलहनी है जो तेल मिलता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। सरसों का तेल देखा है कभी, तो येलो कलर का तेल होता है, तो इसीलिए क्रांति भी येलो क्रांति होगी, येलो रिवोल्यूशन होगा। लाल क्रांति आपकी, टमाटर किस कलर का, मांस किस कलर का, बोले रेड कलर का, तो मीट जब रेड कलर का है, टमाटर रेड कलर का है, तो क्रांति भी रखी जाएगी उसी नाम पे, लाल क्रांति हो गई टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित। अब गोल्डन, शहद कैसा होता है, गोल्डन होता है, फल भी गोल्डन कलर का ही होता है, तो सुनहरी क्रांति आपकी शहद से या फल उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी देख लेते हैं भाई, प्याज किस कलर का होता है, प्याज गुलाबी होता है, झींगा मछली भी गुलाबी कलर की होती है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से है। अब मूक क्रांति, देखो मूक क्रांति वैसे तो समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन यह जानते हैं आप, मोटे अनाज को लेकर हर कोई मूक रहता था, है ना, अभी जाकर वर्ष 2023 में इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसी कारण आप जानते हैं मोटे अनाज पर ध्यान न दिए जाने के कारण जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, या मालवा या मेवाड़ का पठार है, बघेलखंड का क्षेत्र है, जिसे हमने देखा भी है मैप में, इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु रहती है ना, जल कम मात्रा में उपलब्ध है, मिट्टी भी अलग है यहाँ की, जलोढ़ जैसी मृदा तो है नहीं यहाँ की, तो लेकिन यह मोटे अनाज के लिए अत्यंत अनुकूल स्थिति है यहाँ पर। इस पर ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, इसीलिए यह क्षेत्र भी पिछड़े रह गए। अभी इस पर ध्यान दिया गया है, यानी कि सरकार भी मूक थी, लोग भी मूक थे, और मूक क्रांति का संबंध आपने बता दिया यहाँ से मोटे अनाज से। परामनी क्रांति याद कर लेना है, परामनी क्रांति आपकी भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। अब भूरी क्रांति भाई, ब्राउन, उर्वरक कैसा दिखता है आपका, ब्राउन कलर का, तो इसीलिए उर्वरक का संबंध किससे है, भूरी क्रांति से है। सारी क्रांतियां आपने अभी तक रटते रहते होगे, कभी समझा कभी आपने कि भाई नीली क्रांति क्यों बोलते हैं, रजत क्रांति ही क्यों बोलते हैं, कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी अब कि आखिर इनका नामकरण कैसे किया गया। हरित क्रांति से देखो जो प्रश्न बनाए जाते हैं, आप हरित क्रांति का मतलब तो जानते ही हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग हुआ, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ और नहरों द्वारा सिंचाई हुई। क्यों किया गया, कृषि उपज बढ़ानी थी, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में इस तरीके इसका प्रभाव भी देखा गया। जो शुरुआती हरित क्रांति थी आप जानते हैं 1960 के दशक से, और बेसिकली 1965 से ही हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है।
है ना। हरित क्रांति का लाभ भी मिला किसानों को। अब प्रश्न 3 तरीके से पहले तो यहाँ बनते हैं हरित क्रांति से संबंधित कि यह सब शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो आपने बताया यह विलियम गॉड, अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे, या यह समझिए कि डॉक्टर विलियम गॉड आपको याद रखना है, जिनके द्वारा यह हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अब हरित क्रांति के जनक, वैश्विक स्तर पर पहले हम जाने कि जो हरित क्रांति के जनक थे वह कौन है। नॉर्मन बोरलॉग है। और नॉर्मन बोरलॉग आप जानिए कहाँ पर थे, यह मैक्सिको में कृषि के उत्पादन वृद्धि पर कार्य कर रहे थे, है ना। जो रासायनिक उर्वरक हैं या हाइब्रिड बीज हैं, इस पर कार्य किया था नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको के क्षेत्र में। तो आप हरित क्रांति के जनक के रूप में पाओगे नॉर्मन बोरलॉग को। और यहीं से आप जानेंगे कि जो हाइब्रिड बीज वगैरह का है, इनका कार्य प्रारंभ किया भारत की जमीन पर स्वामीनाथन ने। तो इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है नॉर्मन बोरलॉग को। और नॉर्मन बोरलॉग, आपने अगर लैटिन अमेरिका नहीं पढ़ा है, वर्ल्ड मैप देखना जाके, वहीं पर मैक्सिको आपको दिखाई देगा देश, और यहीं पर इन्होंने कार्य किया था कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर, नॉर्मन बोरलॉग ने, जिन्हें हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और भारतीय हरित क्रांति का जनक यही पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में यही कार्य स्वामीनाथन ने किया था, इसीलिए इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और यह कार्य इन्होंने 1960 के दशक में अर्थात 1965 में शुरू किया था। शुरुआती स्तर पर इन्होंने गेहूं, चावल, मक्का, इस टाइप की कुछ प्रमुख फसलों पर ही ध्यान दिया था। और सर्वाधिक लाभ आपको पता है पीछे पढ़ाया गया गेहूं को हुआ था। फिर भाई इसका दूसरा चरण जो चालू हुआ उसे सदाबहार क्रांति के रूप में बोला जाता है। क्यों सदाबहार बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फसलों पर ही फोकस नहीं किया था। जितनी महत्वपूर्ण फसलें होती हैं मोस्टली सभी कृषिगत फसलों को इसमें शामिल कर लिया था और उनके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया था। एक समस्या भी इससे निकल कर आई थी, जब रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, एक तो मिट्टी की क्षारीयता बढ़ती चली गई, साथ ही हेल्थ पर जो मानव था उसने जब प्रयोग किया रासायनिक उर्वरकों से युक्त जो उत्पाद था उसका जब प्रयोग किया तो उसकी स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो यह इसके नेगेटिव टर्म भी देखने को मिलते हैं। यह मेंस में जब आप लिखते हैं तो वहां पर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अभी हम प्रीलिम्स के पर्पज से फैक्ट देख रहे हैं। फिर देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे सारे कवर करा दिए गए हैं। अब पशुपालन से देख लेते हैं प्रश्न आपके क्या बनाए जाते हैं। पशुपालन आप जानते हैं पशुओं का पालन हो रहा होगा, चाहे दूध के लिए, मांस के लिए या अंडे, ऊन, इन सब उत्पादों की प्राप्ति के लिए या इन सभी मालों के परिवहन के लिए, बेसिकली माल परिवहन के लिए भी हम पशु का पालन करते हैं। केवल हमें इन उत्पादों की प्राप्ति के लिए ही नहीं पशुपालन किया जाता है। अभी हालांकि आप जानते हैं बदलते दौर में अब माल वाहन के रूप में पशुओं का प्रयोग कम हो गया, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है पशुपालन। पालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? पशुपालन। यहाँ से अपने को निकालना है प्रश्न कैसे बनाता है आयोग, क्योंकि हमें ज़्यादा कचड़ा नहीं पढ़ना है, हमें यह देखना है सीधा टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है कि आयोग क्वेश्चंस कहाँ से बनाता है। तो पहला प्रश्न पूछता है कि कुल पशुधन के मामले में शीर्ष हमारा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हमारा कुल पशुधन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। इसी में मवेशियों के अंतर्गत हम गाय बैल को रखते हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो गाय बैल को हम मवेशियों के अंतर्गत रखते हैं और मवेशियों के मामले में पश्चिम बंगाल हमारा शीर्ष पर नजर आएगा। और पश्चिम बंगाल से बहुत पीछे नहीं उत्तर प्रदेश, है ना। कुल पशुधन के मामले में हमें दिख रहा है उत्तर प्रदेश है, तो इसका मतलब चाहे मवेशियों के स्तर पर हो चाहे भैंसों के स्तर पर हो, हर जगह पर ही हमारा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आगे खड़ा नजर आएगा। तो हमने देखा मवेशी में तो पश्चिम बंगाल है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, दूसरे नंबर पर ही हमारा उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश की मवेशी के मामले में दूसरे स्थान पर रैंकिंग है, शीर्ष पर पश्चिम बंगाल है। और भैंसे, सर्वाधिक भैंसे कहाँ पर हैं? तो वह भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसी कारण से इन्हीं की संख्या आप समझिए पशुधन के मामले में मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी सारे आते हैं, लेकिन 40 से 50% जो आपकी संख्या है वह मवेशी और भैंसे ही कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसीलिए कुल पशुधन में भी हमारा शीर्ष पर उत्तर प्रदेश ही रहता है। यह कारण समझ लिया हमने। अब मांस उत्पादक के मामले में शीर्ष पर महाराष्ट्र है और मांस उत्पादन सर्वाधिक आप जानते हैं बकरी से होता है भाई। बकरी का मैक्सिमम प्रयोग जो होता है मांस उत्पादक के तौर पर ही किया जाता है और इसमें शीर्ष स्थान पर हमारा राज्य है महाराष्ट्र। और अंडा उत्पादन के मामले में, क्योंकि यही कुछ है उत्पादन के मामले में जहां पर आपसे रैंकिंग लगाने को आ जाता है, आयोग लगातार प्रश्न बनाता है भाई मांस उत्पादक के मामले में शीर्ष स्थान पर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपको बता देना है महाराष्ट्र है। अंडा उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश स्थित है। आंध्र प्रदेश जो है अंडा उत्पादक राज्य है, शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य। और दुग्ध उत्पादक, शीर्ष दुग्ध उत्पादक, जब मवेशी या पशुधन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के पास हैं तो शीर्ष दुग्ध उत्पादक के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहेगा। ठीक है, ये तो आपको कनेक्ट कर लेना है पशुधन से, तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस के बेस पर भी आप सही कर सकते हैं। अब मवेशियों की भी कुछ नस्लें पूछी जाती हैं भाई। मवेशियों में सबसे पहले हमें देखना है एक साहीवाल नस्ल होती है।
साहीवाल नस्ल, यह याद रखना है, एक तो मवेशी की प्रमुख नस्ल है, दूसरा दूध देने की क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। पाकिस्तान के जब सिंध क्षेत्र में आप जाओगे तो वहां यह नस्ल सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। क्या नाम है इसका? साहीवाल। और दूध देने की पूछता है भाई, दूध देने की सर्वाधिक क्षमता किस नस्ल में होती है, मवेशी की किस नस्ल में होती है, आपको बताना है साहीवाल में। दूसरा देखो देवनी है, और देव हम मानते ही हैं, है ना, मवेशी गाय को हम देवी के रूप में पूजा करते हैं कि नहीं, तो देवनी हमने वहां से कनेक्ट किया, तो यह भी अपनी मवेशी की एक प्रमुख नस्ल है। थार परकर के बारे में प्रश्न बनाया जाता है भाई। थार परकर जो नस्ल है यह द्विकाजी प्रयोग के लिए होती है। पीछे बताया गया कि पशुओं को एक तो भारवाहक के रूप में, दूसरा उत्पाद, जैसे यह जो आपकी मवेशी है एक तो दुग्ध उत्पाद मिलता है यहाँ से हमें, दूसरा इसका प्रयोग भारवाहक के रूप में भी किया जाता है। तो पूछ देता है भाई कौन सी नस्ल है जिसका द्विकाजी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह आपकी थार परकर नस्ल है। यह मवेशी की प्रमुख नस्ल है, एक थार परकर, दूसरी साहीवाल, तीसरी है आपकी गंगातेरी। यह जरूर याद रखनी है। गंगातेरी जो है आप समझिए उत्तर प्रदेश में तो मिलती है, लेकिन दुग्ध देने की इसकी क्षमता अत्यंत कम होती है। गंगातेरी नस्ल के बारे में क्वेश्चन आपसे बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर समझा दिया गया। भैंस की प्रमुख नस्लें देखो सारी सुन रखी हैं आपने, मुर्रा हो गई, चाहे भदावरी हो गई, या जफराबादी हो गई, ये सारी नस्लें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। और इनके बारे में देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह नस्लें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वही आपको यहाँ पर कराई जा रही हैं। और एक चीज़ और थोड़ा सा पीछे सुधार कर लीजिए, दुग्ध उत्पादन के मामले में आपका उत्तर प्रदेश ना होकर के शीर्ष पर राजस्थान है, ठीक है, यह आप इंप्रूव कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बकरी की प्रमुख नस्लें देखते हैं। बकरी की देखो, बकरी की नस्ल हमें देखनी है। पीछे यह बता दिया गया कि बकरी का जो प्रयोग होता है हम मोस्टली मांस उत्पादन के लिए ही करते हैं, है ना। बूचड़ खानों पर आपको एक तो मवेशी, दूसरा आपके बकरी, और बकरी का मीट सर्वाधिक प्रयोग होता है। आप समझिए बकरियों का प्रयोग अगर किसी भी नस्ल का हो रहा है तो वह मांस के लिए ही हो रहा है, क्योंकि दुग्ध के मामले में आप जानते हैं कि अत्यंत कम दुग्ध की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए बकरी का पालन भी लाभदायक तो रहेगा नहीं, इसीलिए बकरी पालन किया ही क्यों जाता है? मांस के लिए। मांस की जो आपूर्ति की जाती है वह इन्हीं से की जाती है। अब इसकी लेकिन एक प्रमुख नस्ल है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि यह दुग्ध देने वाली, सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल है बकरी की, उसका नाम है आपका जमुनापारी। तो इसीलिए याद रखना है आपका, बकरी की जो प्रमुख नस्ल है जमुनापारी, जो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल है। अब आगे एक आपका वर्गीज कुरियन को लेकर के देखो सवाल बनता है, जो श्वेत क्रांति के जनक हैं। भारत में जो श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसके जो जनक हैं वह वर्गीज कुरियन है, और इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। इसी के बाद ही आप गुजरात के क्षेत्र में अमूल को पाते हैं। आज अमूल का दूध आप सभी आनंद के रूप में जिसको जाना जाता है, ठीक है, इससे आप परिचित होंगे ही। तो इसी ऑपरेशन फ्लड का ही परिणाम है जो हमारा अमूल आज दिखाई देता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, उसी का अगर सफल प्रयोग कहीं पर हुआ है तो इसी ऑपरेशन फ्लड के बाद ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देखा गया है। तो वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है, और इन्होंने ही भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया था, और यह शुरुआत आपकी गुजरात से होती है, ठीक है। अब कृषि से संबंधित कुछ संस्थाएं हम देख लेते हैं। इन संस्थाएं जितनी भी हैं, इनका मुख्यालय या उनकी अवस्थिति, इनसे लेकर प्रश्न आपके खूब बनते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे दलहन अनुसंधान संस्थान। देखो दलहन अनुसंधान जो संस्थान है अपना उत्तर प्रदेश में है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यालय है, यूपी पीसीएस आप दे रहे हो या आरओ दे रहे हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड के रूप में तो आपने सुनी रखा होगा, इसको, है ना, नाबार्ड के रूप में आपने सुन रखा होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है, ठीक है। यह आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए लोन्स वगैरह, ऋण वगैरह मुहैया कराता है, ठीक। अब राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, देखो चावल शोध संस्थान जो बनाया गया है कटक में, पीछे भी पढ़ाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हमने देख लिया था इंस्टीट्यूट कहाँ पर था, मनीला में था, और राष्ट्रीय जो चावल शोध संस्थान है वह कटक में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और कटक का जो क्षेत्र है यहाँ चावल का उत्पादन अत्यंत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए जो संस्थान बनाया गया, हमारा शोध संस्थान बनाया जाएगा, उत्पादन क्षेत्र के आसपास ही बनाया जाएगा। तो वही क्षेत्र आपका चुना गया कटक, जो उड़ीसा में स्थित है। अब डेयरी अनुसंधान, आपको यह पता है भैंसों की नस्ल हो या दुग्ध के मामले में अत्यधिक उत्पादन, अगर उत्पादकता के मामले में देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अत्यधिक होता है। लेकिन बड़े बड़े राज्य जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, चूंकि यह आकार में बड़े हैं इसीलिए उत्पादन के स्तर पर, मात्रा के स्तर पर यह आगे निकल जाते हैं। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है आपका वह करनाल में बनाया गया है, ठीक है, करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
अब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको ध्यान रखना है, वह लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन केंद्र से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। गन्ना प्रजनन केंद्र आपका कोयंबटूर में है और गन्ना अनुसंधान संस्थान वह आपका लखनऊ में है। और जैसे ही कोई संस्थान का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है तो वह आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है ना, जिसे आप ICAR के रूप में भी जानते हैं। अब केंद्रीय तमाकू, इसका भी आपने पढ़ रखा है, पीछे बताया गया था। तमाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय शिमला में है। याद कैसे करोगे, शिमला आलू आप खाते हो ना, तो शिमला आलू आपको याद रखना है कि आलू जो है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति, तो बोटानिकल वाला भी अपना लखनऊ में ही देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर आपका, एक तो गन्ना, दूसरा आपका वनस्पति, दोनों के ही मुख्यालय आपके लखनऊ में स्थित हैं। दोनों आपको याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। और दलहन भी याद करना है क्योंकि इसका मुख्यालय अपना कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यालय स्थित है वह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जी का भी मुख्यालय आपको भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यह वाराणसी में है। वाराणसी में बनाने का कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि सब्जी में हमने देखा उत्पादन के मामले में या तो उत्तर प्रदेश पहले रैंक पर रहता है या पश्चिम बंगाल रहता है। तो भाई इसी क्षेत्र के आसपास ही आपको मुख्यालय बनाना पड़ेगा जो अनुसंधान संस्थान का, तो इसीलिए हमने वाराणसी को चुना है ना, पूर्वी यूपी का क्षेत्र चुना वाराणसी। तो वाराणसी में हमने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बनाया। अब केंद्रीय जो नारियल है, नारियल के मामले में शीर्ष पर हमारा केरल है। तो भाई जहां पर उत्पादन वहीं पर हमने कोशिश की मुख्यालय बनाने की। तो कासरगोड जो है हमारा केरल में स्थित है, जहां केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। अब केंद्रीय शुष्क बागवानी, तो शुष्क के लिए हमने ड्राई प्लेस चुना राजस्थान का बीकानेर। तो केंद्रीय जो शुष्क बागवानी संस्थान है यह बीकानेर में है इसका मुख्यालय। तो सारे मुख्यालय देखो आपको याद रखना है कि क्यों आखिर यहाँ पर मुख्यालय बनाए गए होंगे, उसका कारण भी समझाया गया है ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतने टॉपिक्स थे सारे कवर करा दिए गए हैं, इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाना है। यह PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर पर आते हैं, जहाँ खनिज और उद्योग, इनसे संबंधित आपका एक वीडियो और रहेगा। हो सकता है एक वीडियो में ही कवर हो जाए, नहीं होगा तो 2 पार्ट में अगर उसको कर देंगे, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो 2 पार्ट में उसको कवर कर देंगे। लेकिन इससे बाहर आपका टू द पॉइंट एकदम मटेरियल दिया जा रहा है और क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। इस पर कमांड आपको बार बार रिवाइज करके करनी है। फिर आप देखिए आयोग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, और क्वेश्चन अगर इससे बाहर निकालता भी है तो एलिमिनेट कर लिया करो। दो अगर आपको 4 ऑप्शंस होंगे, वहां से 2 ऑप्शंस आप यहां से क्लियर कर दोगे और 2 को आप एलिमिनेट कर दोगे। तो वह भी तरीका अपनाया करो, जरूरी नहीं कि आपको चारों ऑप्शंस आ रहे हो, है ना। जितने भी आप सिलेक्टेड कैंडिडेट भी होते हैं उनको चारों ऑप्शंस नहीं आते हैं, 2 को एलिमिनेट करते हैं वह। लेकिन जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए। सबसे पहले हम देख लेते हैं खनिज संसाधन को कितने रूपों में बांटा जाता है। तो भाई खनिज संसाधन को हमने देखा कि 2 रूपों में बांटा गया है, या तो धात्विक खनिज के रूप में देखेंगे या अधात्विक खनिज के रूप में। बोले धात्विक या अधात्विक खनिज के रूप में थोड़ा समझा दो कैसे। देखो धात्विक के रूप में आप जानते हैं जो धातुएं होती हैं, और धातुओं का वर्गीकरण आसान भाषा में समझो तो जिनमें चमक होती है और या फिर जो विद्युत की सुचालक होती है ना। सामान्य तौर पर कुछ विशेषताएं ऐसी ही होती हैं जिन्हें धातुओं की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत डिटेल में जाना है तो केमिस्ट्री की जब क्लासेस होंगी तो वहां थोड़ा और डिटेल से समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ एक बेसिक जानकारी से समझाया जा रहा है कि धात्विक क्या होता है, अधात्विक। तो इसके अलावा जो होंगी आपकी वह अधात्विक होंगी, ठीक है। कुछ मिश्र धातुएं, कुछ आपकी अधातुएं भी होती हैं, है ना। वो सब छोड़िए, यहाँ धात्विक और अधात्विक के रूप में हम समझ रहे हैं। अब इसमें धात्विक में एग्जाम्पल है जैसे आपकी लोहा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट, और इन्हीं सब धातुओं से आपका आयोग प्रश्न भी बनाता है लगातार। फिर अधात्विक को हम कार्बनिक व अकार्बनिक में हम बांट देते हैं, है ना। मोटा मोटा समझिए, कार्बन का अंश जहां पर पाया जाता है वह कार्बनिक की कैटेगरी में रखा जाता है, और अकार्बनिक जहां कार्बन के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। यहाँ आप ग्रेफाइट को देख करके कंफ्यूज मत होइए कि भाई ग्रेफाइट तो एक कार्बन का अपरूप है, लेकिन फिर भी इसे अकार्बनिक में रखा गया है ना, जबकि यह कार्बन का ही एक अपरूप होता है। तो बोले यह कार्बन का भले ही अपरूप होता है, लेकिन यह कुछ विशेषताएं ऐसी रखता है। उदाहरण के तौर पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है यह बहुत अधिक होता है, जबकि कार्बन का या फिर जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसी आधार पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिस कारण इसे ग्रेफाइट को अकार्बनिक में रखा जाता है। ग्रेफाइट आप सभी ने देखा होगा, पेंसिल देखी ना आपने, और पेंसिल के आगे जो आपकी जिससे लिखते हो ना वो किसकी बनी होती है, बोले ग्रेफाइट की ही तो बनी होती है। बाकी चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, इन सभी के बारे में देखेंगे, ये अकार्बनिक की कैटेगरी में आते हैं। और पेट्रोलियम या कोयला, ये जितने भी ऊर्जा संसाधन है ना, ऊर्जा संसाधनों को भी विशेष रूप से समझेंगे, यहाँ से प्रश्न खूब बनाए जाते हैं। तो यह आपके कार्बनिक की कैटेगरी में रखी जाती है, अधात्विक, ठीक है। ये खनिज संसाधन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब भारत की खनिज संरचनाएं, अर्थात खनिज की जो प्राप्ति होती है उससे पहले हमें खनिज संरचनाएं जाननी जरूरी है। सारी खनिज संरचनाएं हम पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने इंडिया की मैपिंग की थी। अभी यहाँ एक ओवरव्यू दे दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हमने आर्कियन संरचना के बारे में देखा, तो अरावली रेंज के बारे में जब पढ़ाया था
तो वहां बताया था यह जो संरचनाएं हैं भारत की सबसे प्राचीन संरचनाएं हैं और यह आपकी आर्कियन संरचनाएं हैं। ठीक है, आर्कियन संरचनाओं की आपको स्थिति पता चल गई। आर्कियन से ही आप जानते हैं आर्कियन में ही आपका अपक्षय अपर्दन जब क्रिया होती है तो जो आपकी चट्टानों का निर्माण होता है वह विंध्यन चट्टानें होती हैं। इसीलिए विंध्यन चट्टानों से संबंधित एक डेटा और बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी भारी धातु नहीं पाई जाएगी। तो फिर क्या मिलेगा? तो बोले यहाँ पर जो है चूना पत्थर जैसी हल्की धात्विक पदार्थ या अधात्विक जो पदार्थ होते हैं या संसाधन होते हैं यही मिलते हैं, है ना। आप जानते हैं विंध्यन रेंज में आपका क्या है, चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कारण यही है इसका। फिर आते हैं भाई धारवाड़ संरचनाएं, हम देखेंगे कहां पर हैं। तो जो कर्नाटका का क्षेत्र आपका है, यह कर्नाटका का क्षेत्र है, यहीं पर आपकी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। और यह धारवाड़ संरचना आप जानते हैं यहाँ धात्विक जो संसाधन है हमारा, धात्विक खनिज संसाधन, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, तो लोहा वगैरह की दृष्टि से आप देखेंगे कर्नाटका में यहाँ पर रिजर्व बहुत अधिक रहेंगे। कहाँ पे? धारवाड़ संरचना में। और धारवाड़ से ही आपकी कुडप्पा चट्टानों का क्या हुआ है, आप जानते हैं जिस तरीके से अपर्दन अवसादी संरचनाएं के रूप में आपकी कुडप्पा चट्टानें जानी जाती हैं, जिस तरीके से आपने विंध्यन देखा ना आर्कियन चट्टानों से निर्मित हुई हैं, वही सेम रूप है धारवाड़ का जो कुडप्पा चट्टानों के लिए जिम्मेदार है। ठीक, अब गोंडवाना चट्टानें सबसे नवीन चट्टानों के रूप में हमने देखा था, गोंडवाना चट्टानें हैं। तो बोले भाई गोंडवाना चट्टानें आप जानते हैं झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यह जितने भी राज्य आते हैं यह गोंडवाना चट्टान के ही क्षेत्र में मौजूद है। यही कारण है कि कोयला हो गया हो या लोहा हो, है ना, चाहे धात्विक हो या अधात्विक हो, दोनों ही खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश हैं, ये समृद्ध राज्य हैं, सॉरी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना चट्टानें मौजूद हैं। और गोंडवाना चट्टानों का आप जानते हैं विकास या निर्माण कैसे हुआ है। लगातार आप जानते हैं कई वर्षों तक जीवाश्म वगैरह धरती के नीचे दबे रहते हैं, उनके डिकम्पोज होने के कारण कई वर्षों तक, लाखों वर्ष लग गए डिकम्पोज होने के बाद ही यहाँ इन संसाधनों का देखा जाता है प्रचुर मात्रा में मौजूदगी। कौन से? आपके चाहे वह धात्विक हो या अधात्विक हो, कोयला हो गया, लोहा हो गया, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लिया कि भारत में जो खनिज हैं हमारे कहाँ पर मिलेंगे, तो यह समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रश्न आपके खनिजों के उत्पादन और भंडारण को लेकर बनते हैं। बोले एक तो आयोग का जो तरीका होता है प्रश्न बनाने का, पूछता है भाई कोई खनिज दे देगा, पूछेगा उसका शीर्ष उत्पादक देश बताइए, एक तो इस तरीके से प्रश्न बनाता है। दूसरा बोलेगा भाई किस देश, किस राज्य में आपका भंडारण सर्वाधिक है। विश्व के स्तर पर जब आपको बताया गया था तो वहां भी उत्पादन और भंडारण के आधार पर ही पूछा जाता है। उसी आधार पर भारत में राज्यों के मामले में पूछता है कि कहां पर उत्पादन सर्वाधिक होता है, कहां पर भंडारण सर्वाधिक है किसी भी खनिज का। तो एक पूरी सारणी दे दी गई है और इस सारणी के बाहर आयोग प्रश्न नहीं ले जाएगा, और ले जाएगा तो फिर वो किसी को नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपको यह सारणी अच्छे से तैयार कर लेनी है, अभी देखो याद भी करा दी जाएगी आपको, बहुत सारी चीजें साथ के साथ याद होंगी आपको। चलिए पहले देखते हैं मुख्य जो हमारा धात्विक खनिज है लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क के मामले में हमें जो भंडारण रिजर्व दिखता है वह कर्नाटका में भी आपको पीछे समझाया गया था कि जहां यहाँ पर जो धारवाड़ चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानों के चलते ही यहाँ पर रिजर्व बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क का दिखाई देगा। फिर उत्पादन में बोले कौन सा शीर्ष पर है, उत्पादन में उड़ीसा है। कारण क्या है इसका समझ लो भाई, यह रिजर्व इतना ज्यादा है फिर भी यहाँ उत्पादन अधिक नहीं है, कारण डिमांड वाला है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डिमांड कारण है। क्यों? आप उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर आप देखते हैं जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं यहाँ पर बहुत अधिक विकसित हुई है ना, जितने लौह इस्पात संयंत्र हैं, तो यह लौह इस्पात संयंत्र जो हैं आप जानते हैं लौह अयस्क की डिमांड करेंगे, तो डिमांड जब ज्यादा उड़ीसा के क्षेत्रों के आसपास से होगी तो इसीलिए यहाँ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। यही कारण है कि उड़ीसा जो है आपका प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे है ना कर्नाटका से। अब आते हैं ताम्र अयस्क पर। तो ताम्र अयस्क, तांबा का उत्पादन का अग्रणी देश, जब आज आपको एमपीपीएससी की आंसर की कराई गई थी तो वहां बताया गया था ना कि तांबा का उत्पादन का अग्रणी जो राज्य है यह आज आपको बताया जाएगा। तो यही देखो आ गया, तांबे का जो उत्पादन अयस्क, आप जो समझिए ताम्र अयस्क का जो उत्पादन में शीर्ष है वह मध्य प्रदेश है, और भंडारण के स्तर पर आपका राजस्थान ही है। तांबा हो गया, चांदी हो गया, इनमें सब में आपका रिजर्व के स्तर पर राजस्थान ही दिखाई देगा। ठीक है, अब अयस्क का मतलब जानते हो ना, अयस्क मतलब होता है सोर्स। अयस्क में देखो आपका वह धातु भी होती है, साथ ही साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। अब इन प्रवर्धन जैसी विधियों के माध्यम से इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है और उस धातु को निकाल लिया जाता है। तो भाई तांबे के अयस्क जो मिलते हैं वह उत्पादन होता है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, जो आपका बालाघाट जिला है बताया गया था, और जो रिजर्व है सर्वाधिक राजस्थान में है। और यह डेटा आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि खनन मंत्रालय जो आपका है उसने 2022-23 में जो डेटा रिलीज किया है लास्ट, वही डेटा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ना। तो यह आप समझिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से उठाया गया है डेटा, वो आपको यहाँ पर करा दिया जा रहा है। अब अगला आते हैं मैग्नीज अयस्क के बारे में। भाई मैग्नीज अयस्क का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है और उड़ीसा में जो है इसका भंडारण सर्वाधिक है।
बोले भाई मैग्नीज जो है मुझे मैग्नीज से याद कर लेना चाहिए। कैसे? मैग्नीज, जैसे मैग्नी आप जानते हो ना, गिनीज जानते हो, गिनीज, गिनीज बुक हर किसी ने सुना होता है। अब बोले मैं गिनीज के अगर मध्य में आ गया, है ना, अब मैं गिनीज के अगर मध्य में आ गया तो मैं उड़ने लगूंगा। बोलते हैं ना ऐसा कि मैं गिनीज के अगर मध्य में आ गया तो मैं उड़ने लगूंगा। कुछ कोड आपको बता दे रहा हूं, वो आपको एकदम ध्यान से समझ लेने। यहाँ पर हमेशा उसी कोड के साथ सारी ट्रिक्स बनाएंगे हम। जैसे उड़ीसा, उड़ीसा को हम बनाएंगे उड़ने से, ठीक है। उड़ने से संबंधित कोई भी ट्रिक बनानी होगी तो उड़ीसा आप समझ जाएंगे, वहां पर उड़ीसा राज्य ही आपका आंसर रहेगा। फिर छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जब हम देखेंगे तो जब खनिजों के मामले में हम सारे तरीके इसी से बनाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ के रूप में बनाएंगे, है ना, 36 लोगों का गढ़, ठीक। तो 36 लोगों के गढ़ से संबंधित ही हमेशा ट्रिक बनाएंगे। यह कोड है, कुछ आप लिख लेना, है ना, इसके आधार पर ही आप हमेशा सोचने की कोशिश करिएगा और बहुत जल्दी आपको याद होगा। बहुत सारे देखना उड़ीसा के मामले में कैसे अभी याद होते हैं सारे। उड़ीसा का हम उड़ने से संबंधित बनाएंगे, जैसे हमने बनाया ना, मैं गिनीज के मध्य में आ गया तो फिर उड़ने लगा। अब मध्य से हो गया आपका मध्य प्रदेश और उड़ने लगा से हो गया उड़ीसा, ठीक है। ऐसे आपको राज्य याद रहेंगे, भंडारण वाले भी प्रोडक्शन वाले। पहले प्रोडक्शन का हम देखेंगे फिर भंडारण का बनाएंगे। अब बाक्साइड है, बाक्साइड में तो आपका एक तरफा रहता है उड़ीसा का ही। उड़ीसा प्रोडक्शन में भी है और उड़ीसा आपका भंडारण में भी है, तो यहाँ याद करना बहुत आसान। जैसे चांदी, चांदी में भी बहुत आसान है, इसको तो आप याद ही कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, चांदी को अगर नहीं भी याद हो रहा है ना तो कैसे याद रहेगा। चांदी आप राजस्थान में महिलाओं को देखिए और महिलाओं के आप आभूषण देखिएगा, कड़े देखिएगा, हाथ में पहने हुए आभूषण देखिएगा, वो किस धातु के होते हैं, देखेंगे आप सफेद कलर के, वह चांदी के ही पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका उत्पादन भी है, भंडारण भी बहुत अधिक है, तो वहां के समाज का एक हिस्सा बन जाता है, उसके कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है जब वह धातु वहां पर मौजूद होती है, ठीक है। तो चांदी की मात्रा आप जानते हैं राजस्थान में बहुत अधिक उपलब्ध है, इसीलिए वहां के समाज के कल्चर का वह हिस्सा बन गई। तो चांदी को आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, राजस्थान ही आपका प्रोडक्शन में, राजस्थान ही भंडारण में शीर्ष स्थान पर रहेगा। अब उड़ीसा का हमने उड़ने से बनाया था, तो भाई निकिल, निकिल आ गया। अब निकिल में नहीं याद आ रहा है तो निकिल को पढ़ो आप निकल, ठीक है। किसी से बोलते हो ना निकल, यहाँ से तो निकल मतलब जब किसी से बोल दोगे निकल तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा वहां से तुरंत। तो निकल हमने बोला, जैसे ही निकल, निकल से याद आया निकल, निकल से हमने याद कर लिया, वो उड़ गया वहां से, उड़ने से हो गया हमारा उड़ीसा। तो दोनों जगह पर ही निकल में हमारा उड़ीसा ही दिखाई देगा, ऐसे याद करना है हमें। अब क्रोमाइट आ गया, तो क्रोमाइट का क्रो पकड़ा हमने सीधा। अब क्रो का मतलब क्या होता है? क्रो का मतलब होता है कौवा। कौवा क्या होता है? कौवा उड़ता है भाई, और उड़ने से ही यहाँ देखो मिला हमें उड़ीसा। तो चाहे निकिल आ जाए चाहे क्रोमाइट आ जाए, दोनों में हमने एक कोई ना कोई एक कोड के थ्रू ट्रिक बनाई कि निकिल से हमने निकल बनाया, क्रोमाइट का हमने क्रो निकाला। अब क्रो आपका उड़ता है तो इसीलिए क्रोमाइट में आपका, क्रोमाइट धातु में कौन सा शीर्ष पर होगा? उड़ीसा ही होगा। बाई राइट, भाई बाई राइट में हमें बाई दिखाई दिया। बाई अगर आप समझिए क्या करती है, खाना बनाती है। बाई ने तेल डाला कढ़ाई में एग्जाम्पल के तौर पर और वो गाना गा रही है, तो भाई वो अंधा भी नहीं खाएगा। आंध्र प्रदेश का कोड है आपका अंधा, ठीक है। यह कुछ राज्यों के आपको कोड ध्यान रखने हैं। छत्तीसगढ़ का 36 लोगों का गढ़, आंध्र प्रदेश का अंधा, ठीक है, उड़ीसा का उड़ना, ठीक है, उड़ीसा का उड़ना, ठीक। बाई राइट में बाई, बाई से बाई आप जानते खाना बनाती, बाई ने तेल जैसे कढ़ाई में डाला गाना गाते हुए, तो भाई फिर वो खाना अंधा भी नहीं खाएगा। अब हमने देखा कि बाई से बाई राइट और तेल डाला गाना गाते हुए मतलब तेलंगाना, और अंधा भी नहीं खाएगा, अंधा किसका था? आंध्र प्रदेश का था, तो रिजर्व में हो गया आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ही हमें याद रहेंगे और 4-5 बार पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा। अब टिन आता है भाई, टिन देखो छत्तीसगढ़ में हमने क्या बताया था, 36 लोगों का गढ़, यही ट्रिक बनानी है। अब 36 लोगों का गढ़ अगर आपके घर पे आ जाएगा तो आपको घर घर में क्या आप सुला पाओगे? घर के बाहर फिर आपको क्या डालनी पड़ेगी? बोले टीन डालनी पड़ेगी। अब टीन हमने कब क्यों डाली थी? अब तुरंत याद आएगा आपको, टीन हमने डाली थी क्योंकि 36 लोगों का गढ़ आ गया था, इसीलिए टीन के उत्पादन में और टीन के भंडारण में दोनों जगह पर छत्तीसगढ़ ही आपका शीर्ष पर रहेगा। अभ्रक पर आते हैं भाई, अभ्रक बहुत आसान है याद करना, अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश ही रहेगा। आ से आपको कनेक्ट कर लेना आप, और नहीं याद रहता है तो अभ्रक में देखो विश्व में भी हमारा भारत जो है प्रथम स्थान पर है अभ्रक के मामले में, ठीक है, याद करना आप। विश्व में भी हम प्रथम स्थान पर है, अग्रणी जो देश हैं, साथ ही अभ्रक के मामले में राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है शीर्ष स्थान पर। अब कोयला पर देखते हैं आगे। भाई कोयला के मामले में आपने झारखंड की बहुत सारी माइन सुन रखी होंगी, झरिया के बारे में सुना होगा आपने, गिरिडीह के बारे में सुना होगा। तो झारखंड जो है आपका भंडार की दृष्टि से तो शीर्ष पर रहता है, अभी इसको कोयला को डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। और छत्तीसगढ़ जो है प्रोडक्शन के मामले में शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे कोरबा जो है आपका, कोरबा स्थान जो है यहाँ पर आपका प्रोडक्शन बहुत अधिक रहता है। तो कोयला में ध्यान रखना है, कोयला में उत्पादन में आपका झारखंड नहीं है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ ही है, बल्कि भंडारण में कौन है? झारखंड है। अब कोयले का ही एक आपका समझिए 4 तरह का कोयला है, देखेंगे भी हम। जो लिग्नाइट कोयला प्रकार होता है, इस लिग्नाइट के मामले में आपका तमिलनाडु शीर्ष पर है।
इसीलिए औद्योगिक इकाइयां जब पढ़ेंगे तब देखेंगे हम तमिलनाडु में किन उद्योगों का विकास हुआ है। कारण क्या है भाई, यह लिग्नाइट कोयला मिलना। और कोयला आप जानते हैं ना कि विद्युत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। आज भी भारत में सर्वाधिक अगर विद्युत का उत्पादन होता है तो वह कोयला के माध्यम से ही होता है, थर्मल पावर प्लांट्स के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपका लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है और भंडारण भी तमिलनाडु में ही होता है। अब क्रूड ऑयल की बात की जा रही है भाई, कच्चे तेल की, तो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान है और असम जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, अभी डिटेल से समझेंगे क्रूड ऑयल। जब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, तब देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र का जो घाटी क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक भंडार तो है और सर्वप्रथम यहाँ पर ही खुदाई चालू होती है ना, तेल के कुओं की खुदाई होती है। तो असम के पास रिजर्व है, इसी कारण से यहाँ पर खुदाई शुरू की गई। तो असम में रिजर्व तो सर्वाधिक है, लेकिन जो उत्पादन आज के समय में हो रहा है वह सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में हो रहा है। यह जो गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे, यह जो क्षेत्र है ना, यह भी खनिज तेल या कच्चा तेल की रिफाइनरी के मामले में शीर्ष स्थान पर ही रहते हैं, जिसमें राजस्थान आपका उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान का भी आपको पता होना चाहिए, जो बाड़मेर जिला है, यहाँ पर बहुत सारे स्थल हैं जहां पर यह कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है मौजूद है। ठीक, अब प्राकृतिक गैस रह जाता है, तो प्राकृतिक गैस में आपका असम ही रहेगा शीर्ष स्थान पर। असम, यह समझिएगा जब भी आगे पढ़ना होगा असम को, असम के रूप में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो राज्यों की आपकी ट्रिक बनाई गई है, जो कोड बनाए गए हैं। उड़ीसा को उड़ने से, 36 को 36 लोगों के गढ़ से, इसी आधार पर टीन याद हुआ था हमें। और आंध्र प्रदेश आप समझिएगा अंधा से। ठीक, अब देखो एक बार रिपीट रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज में देखना कैसे याद होते हैं ये सारी चीजें। लौह अयस्क के मामले में बताया था कि जो आपका कर्नाटक है, धारवाड़ रेंज के कारण भंडारण में प्रथम है, और उड़ीसा जो है आपका उत्पादन के मामले में शीर्ष है, डिमांड प्रमुख कारण है। तांबे में आपका मध्य प्रदेश, आज एमपीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, राजस्थान आपका भंडारण में शीर्ष पर है। तांबे के साथ साथ चांदी भी साथ में ही देख लो, राजस्थान ही यहाँ पर शीर्ष पर रहता है ना, इस कल्चर देखकर हम समझ जाएंगे। मैग्नीज के मध्य में रहता हूँ, इसीलिए उड़ रहा हूँ ज्यादा, तो मैग्नीज से आपका मध्य प्रदेश मध्य, और उड़ने से उड़ीसा हो गया। बॉक्साइड में एक तरफा उड़ीसा का ही है ना, प्रोडक्शन और रिजर्व में भी। निकल और क्रो दोनों ही हमने, निकल और क्रो, कौवा, कौवा भी उड़ता है, और निकल मतलब उड़ जाओ यहाँ से, उड़ीसा ही होगा। बाई बाई ने तेल अगर डाला गाना गाते हुए, है ना, खाना बनाएगी, और फिर अंधा भी नहीं खाएगा, अंधा से आंध्र प्रदेश, रिजर्व तो आंध्र प्रदेश हो गया, और तेलंगाना आपका प्रोडक्शन में हो गया। टिन, भाई टिन कब डालनी पड़ी थी आपको? टिन जब डालनी पड़ी थी जब 36 लोगों का गढ़ आपके घर आ गया था। अभ्रक में आंध्र प्रदेश का एक तरफा राज चलता है। कोयला, कोयला में छत्तीसगढ़, कोरबा जो है आपका, वहां पर प्रोडक्शन बहुत अधिक है, लेकिन जो आपका रिजर्व है वो झारखंड में बहुत अधिक है। लिग्नाइट कोयला कहां पर है? तमिलनाडु में है। बेसिकली यहाँ तमिलनाडु में भी नेवली डिस्ट्रिक्ट जो है इसका, तमिलनाडु का, वहां आपके लिग्नाइट के समझिएगा रिजर्व बहुत अधिक है, प्रोडक्शन भी वहीं पर होता है। कच्चा तेल क्रूड ऑयल में राजस्थान रहेगा, और लेकिन रिजर्व कहाँ है? असम में, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। प्राकृतिक गैस में असम ही रहेगा, प्रोडक्शन में भी, रिजर्व में भी। सारे याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए हैं 2-3 बार और रिवीजन करना, सब एकदम याद हो जाएंगे, और कुछ तरीके भी बताए गए हैं ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक रुक सकें। अब आते हैं, इससे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से आयोग किस तरीके से पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनाए जाते हैं। एक तरफ आपके क्षेत्र दे देता है, क्या करेगा? एक तरफ क्षेत्र दे देगा, और एक तरफ आपके राज्यों के नाम दे देगा। आज ही देख लीजिए, बैलाडिला, कुंद्रेमुख, इस टाइप से दिया था। एक तरफ क्या दिया था? स्थान दिया था, एक तरफ राज्य दिया था। अब 4 अगर आपके इधर स्थान देगा, 4 राज्य देगा, तो बोले भाई मिलान करो और सही ऑप्शन चुन लो। अब आपको यह जो प्रमुख बताए जाएंगे क्षेत्र, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर मान लो चला भी गया भाई, तो 2 या 3 आपको ऑप्शंस में यहीं से रहेंगे नाम आपके ऑप्शन में, और आप क्या कर सकोगे? उससे एलिमिनेट कर सकोगे, फिर आपका वह क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। तो मिनरल वाला आप समझिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं लौह अयस्क के मामले में, क्योंकि सबसे पहले हमने वहां पर धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क देखा था, और लौह अयस्क में बताया था कि उड़ीसा आपका और छत्तीसगढ़, है ना, 2 आपको वहां पर दिखाई दिए थे। कौन कौन से? उड़ीसा दिखाई दिया था और छत्तीसगढ़ दिखाई दिया था। याद आया आपको? छत्तीसगढ़ नहीं था, है ना, आप कंफ्यूज हो गए। देखो वहां पर क्या था, या तो उड़ीसा था या कर्नाटका था। कर्नाटका में हमने धारवाड़ रेंज के बारे में पढ़ा था। अब धारवाड़ रेंज में ही यहाँ पर रिजर्व सर्वाधिक है, तो इसी के कुछ क्षेत्र पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। और उड़ीसा क्या था? उड़ीसा आपका प्रोडक्शन में आ गया था, लेकिन जो गोंडवाना बेल्ट पड़ी थी, गोंडवाना बेल्ट में आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। यह तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर धात्विक और अधात्विक खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, रिच सोर्स है यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज का। इसीलिए खनिजों की हृदय, खनिजों का हृदय बोला जाता है, हृदय पेटी बोली जाती है यह जो पूरी श्रृंखला है। कौन सी? लौह अयस्क वाली, जो गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, अब आ जाओ देखते हैं उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है। तो बोले उड़ीसा का जो क्षेत्र पूछा जाता है, गुरु महिसामिनी। आप यह याद रखिएगा, यह नहीं पूछा जाएगा कि गुरु महिसामिनी का संबंध किस क्षेत्र से, बहुत रेयर पूछता है।
क्वेश्चन जो ज्यादा बनता है यह बनता है भाई गुरु महिसामनी जो है किस राज्य में है, क्योंकि या भी नहीं सीधा नहीं पूछेगा, गुरु महिसामनी दिया होगा एक तरफ, कहीं दूसरी और राज्य है उड़ीसा दिया होगा। तो आपको अब मिलान तभी कर पाओगे ना जब आपको सही आंसर पता होगा कि गुरु महिसामनी है किस राज्य में भाई। तो गुरु से आपने क्लियर किया यहाँ पर कि जो उड़ता है ज्यादा, उड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, सबका गुरु समझता है ना। उड़ीसा का कोड हमने क्या बनाया था, उड़ना बनाया था, ठीक है। जो उड़ता है ज्यादा वो अपने आप को क्या समझता है, गुरु समझता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, अगला दिया है छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ के मामले में क्या समझाया था कि 36 लोगों के गढ़ के रूप में इसका कोड बनाया हमने, ठीक बनाया। अब 36 लोगों का गढ़ जो है वह समझिएगा कि दिल्ली, पहले प्लेस देखते हैं, प्लेस कौन सा है, दिल्ली राजहरा और दूसरा है बैला डीला। अब बताओ 36 लोगों का गढ़ जो है दिल पर राज कब करेगा, बोले दिल पर राज तभी करेगा जब उसमें से कोई भी बैल ना हो। कोई भी अगर 36 लोगों में कोई भी बैल हुआ अगर, तो वह दिल पर कैसे राज कर पाएगा भाई। 36 लोगों में 36 लोगों को दिल पर राज करना है ना, तो किसी को भी बैल होना जरूरी नहीं, कोई भी बैल नहीं होना चाहिए उसमें से, है ना, सभी बढ़िया इंसान होने चाहिए। छत्तीसगढ़ से ही कोड बनाया था हमने, और छत्तीसगढ़ से ही देखो दोनों क्षेत्र आपके याद हो जाएंगे। एक तो दिल्ली राजहरा, दिल पर राज मतलब करना है तो दिल्ली राजहरा, और बैल ना हो तो बैला डीला। और यही बैला डीला, देखो ध्यान से, यही बैला डीला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आज पेपर हुआ है उसमें भी आया है, और यूपी पीसीएस आरओ का उठा के देख लेना, वहां भी कई बार पूछा गया है बैला डीला किस राज्य में है। तो अब आपको याद आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ से ही हमने बैला डीला सॉरी और दिल्ली राजहरा का तरीका बनाया हुआ है। अब आते हैं झारखंड पर, तो झारखंड का भी देखो एक कोड बनाना है हमें, खंड खंड, ठीक है। झारखंड का हमें खंड खंड करके कोड बनाना है, क्योंकि एक और राज्य है हमारे पास उत्तराखंड, और मिनरल्स जो हैं आपके उत्तराखंड में तो मिलने ही नहीं, बहुत मुश्किल है ना। मिनरल्स मिलते भी हैं तो कहाँ हम उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस में आएगा तो झारखंड ही पूछेगा, क्योंकि यही आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये गोंडवाना लैंड में मौजूद है, और यहाँ खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्षेत्र भी यहाँ से खूब उठाए जाते हैं। तो यहाँ का क्षेत्र है जैसे नोवामुंडी, गुआ, पलानू। अभी देखना कैसे हम तरीका यहाँ से बनाते हैं, और खंड खंड, खंड खंड करना है। देखो गोवा, आपने गोवा को गोवा से याद किया, जैसे गोवा का आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो, आप सभी जानते हो गोवा का आप प्लान बनाते हो, और किसी ने भी मुंडी घुमाई और नो बोला, है ना, नो बोलते हुए किसी ने मुंडी घुमाई अगर, ठीक, तो आपका क्या हो जाता है, आपका प्लान पूरा खंड खंड हो जाता है। आगे सारे देखो सारे क्षेत्र आ जाएंगे इसमें, ध्यान से देखना, और इसी तरीके से आप आगे इसको ब्रैकेट में लिख लिया करो पीडीएफ पर, ठीक है। तो गोवा का आपने प्लान बनाया, लेकिन किसी ने भी आप में से नो करते हुए मुंडी हिलाई अगर, तो आपका पूरा का पूरा प्लान क्या हो जाता है, खंड खंड। और झारखंड का कोड क्या बनाया था हमने, खंड खंड। तो झारखंड से हमने खंड खंड को कनेक्ट किया, और गोवा से हमने गुआ, है ना, गोवा से गोवा प्लेस दिखा, और प्लान से प्लानू दिखा, ठीक है। गोवा से गोवा दिखा, प्लान से प्लानू दिखा, और नो करते हुए मुंडी हिलाई थी, तो नोवा मुंडी तो आपका प्लेस है। तो नोवा मुंडी, गुआ, प्लानू ये तीनों ही किस राज्य में है, झारखंड में। वहां हमें याद आना चाहिए कि भाई नोवा मुंडी, गुआ, प्लानू किस राज्य में है। ऐसा तरीका बनाओगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। वहां ऑप्शन में छत्तीसगढ़ भी दिया होगा, उड़ीसा दिया होगा, नहीं कुछ इस तरीके से याद करोगे ना आप, तो फिर आप वहां कभी छत्तीसगढ़ से मिलाओगे, कभी आप क्या है ना उसको कर्नाटका से मिला, कभी उड़ीसा से मिलाओगे, फिर मिलाते रहो, गलत करते रहोगे। अब आते हैं कर्नाटक पर, तो कर्नाटक में नाटक आप जानते हैं, है ना, बिल्ली हो या बिल्ला, ये दोनों ही क्या है, नाटक बहुत करते हैं, नौटंकी बहुत करते हैं ना, जानते हो ना। तो कर्नाटक का आपने नाटक से कनेक्ट कर लिया बिल्लारी को, और सिमोगा याद कर लेना है, कुछ तो थोड़ा बहुत याद भी कर लो। तो उड़ीसा हमने देखो बताया, उड़ीसा उड़ता है वो गुरु बनता है अपने आप, वो गुरु सबको सबका समझता है, ठीक है। 36 लोगों का गढ़ है, तो दिल पे राज करना है, तो उसमें से कोई भी बैल नहीं होना चाहिए। झारखंड, झारखंड को खंड खंड से बनाना है, तो नो झारखंड का कैसे खंड खंड, प्लान जो हमने गोवा जाने का प्लान बनाया, और किसी ने नो करते हुए मुंडी हिलाई, तो उसका प्लान पूरा खंड खंड हो गया। और नाटक कौन करता है, बिल्ला करता है, ठीक। ये हो गए सारे लौह संबंधित क्षेत्र। बेसिकली हमें लौह संबंधित क्षेत्र से ज्यादा जरूरी है किस राज्य में कौन सा क्षेत्र है, वो हमने याद करा दिया आपको। अब तांबा पर आते हैं भाई। तांबा में राजस्थान की जितनी भी क्षेत्र हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो याद करना बिल्कुल कठिन नहीं है। अलवर, झुंझुनू और खेतरी, ये कोई भी अगर आपसे पूछेगा ये भाई कहां पर है यह क्षेत्र, तो आप तुरंत बता दोगे राजस्थान के क्षेत्र है ये। मध्य प्रदेश में आपका मलासखंड, वही बालाघाट जिला जिसके बारे में बताया गया था कि तांबा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, और तांबा का रिजर्व कहां पर है, राजस्थान में है। और रिजर्व है तो खेतरी की है, खेतरी की माइंस या खेतरी के क्षेत्र, अलवर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में तांबा का रिजर्व भंडार बहुत अधिक है ना। लेकिन उत्पादन कहां हो रहा है, उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो रहा है। अब भंडारण और उत्पादन के मामले में कंफ्यूज तो नहीं हो आप, है ना, बहुत जगह पर भंडारण है लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता है, उसके पीछे कई कारण रहते हैं।
आर्थिक भी रहता है, सामाजिक भी रहता है, सांस्कृतिक भी रहता है। या मेंस के पर्पज से जब आपको लिखना होता है वहां पर आप बताते हो। यहाँ आपको फैक्ट्स याद करने हैं, प्रीलिम्स के पर्पज से चीजें तैयार कराई जा रही है। तो यही बालाघाट जिला है जहां पर प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है तांबे का। झारखंड का भी क्षेत्र देख लेते हैं, यहाँ पर घाटशिला और मौसाबनी, झारखंड में भी घाटशिला और मौसाबनी जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आपके क्या है ना, ये तांबे का उत्पादन होता है। तो घाटशिला किस राज्य में है, मौसाबनी किस राज्य में है, यह आपको याद रखना है। खंड खंड आप करना है तो खंड खंड शिला का ही करोगे ना आप, तो घाटशिला से ही शिला को याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब आते हैं मैग्नीज पर। देखो मैग्नीज के मामले में आप समझिएगा, मैग्नीज में क्या देखा था, हमने कहा था मैग्नीज में मध्य में आ गया हूं तब से उड़ने लगा हूं। तो दोनों ही राज्यों के बारे में बेसिकली यहाँ पर कराया जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश में वही बालाघाट जिला, जो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है ना, मलाज खंड का क्षेत्र है। तो आपका जितना भी मिनरल्स है, जो मिनरल बेल्ट है, यही बालाघाट जिले वाली मिनरल बेल्ट है पूरी। जितने भी आपके मिनरल्स मिलेंगे बेसिकली धात्विक वह इसी क्षेत्र में मिलेंगे। और बाकी मध्य प्रदेश में आप जानते हैं विंध्यन रेंज है जो यहाँ पर अधात्विक अर्थात चूना पत्थर जैसे जो आपके खनिज हैं ये ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो अब बालाघाट रेंज ही रहेगी मैग्नीज के मामले में भी। उड़ीसा में कौन से क्षेत्र हैं, तो उड़ीसा में देखो सुंदरगढ़, कालाहांडी और क्योंझर उड़ने से ही बनाया था। बोले भाई वह उड़ रहा है क्यों, क्योंकि वह सुंदर है। काला होता तो क्यों उड़ता वो, है ना। आपने बताया कि वह उड़ रहा है, बोले क्यों, क्योंकि वह सुंदर है। बोले सुंदर है और काला होता तो क्यों उड़ता, है ना। इस तरीके का आपने कुछ बनाया कुछ तरीका, तो आपको याद रहेगा। सुंदर से आपने बनाया सुंदरगढ़, है ना। काला से कालाहांडी और क्यों से आपका क्योंझर, तीनों ही पूछे गए हैं कि क्योंझर जो है एक साइड लिखा होगा तो आपको याद आ जाएगा भाई ये उड़ीसा में ही है। मध्य प्रदेश आपका बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट स्थित है। कर्नाटका में बेल्लारी हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। और मैग्नीज भी यहाँ पर मिलती है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां से दो दो तीन तीन धातुएं भी मिलेंगी, धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज भी मिलेगा, ठीक है। जैसे गोंडवाना के क्षेत्र में आओगे या धारवाड़ के क्षेत्र में भी बहुत सारे धात्विक खनिज मिल सकते हैं। गोंडवाना के क्षेत्र में एक ही प्लेस से बहुत सारे धात्विक या अधात्विक खनिज मिल सकते हैं। तो बेल्लारी जो है कर्नाटक में, आप समझ चुके हैं, हिस्ट्री में भी आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा ना, तो वही जो क्षेत्र है वही आपका बेल्लारी का क्षेत्र है। अब बॉक्साइट पर आते हैं। बॉक्साइट में आपको पता है पीछे बताया गया था एक तरफा रहता है उड़ीसा का राज्य, और उड़ीसा में भी कोरापुट और कालाहांडी, काला हम देख चुके हैं, काला किस राज्य में है, उड़ीसा में ही है। और कोरापुट भी देख लेंगे, कोरापुट भी कहां पर है, उड़ीसा में। आसान है, कई बार आप पढ़ते हैं इसलिए याद भी होगा ये। झारखंड में देखेंगे भाई, झारखंड में हमने पलामू पहले ही देखा है। झारखंड का तरीका क्या बताया था, घर खंड खंड इसका कोड बनाना है, कुछ के कोड तो एक जगह लिख लेना है ना, मिनरल्स वाले में हमेशा याद आएंगे, आपको काम आएंगे ये। उड़ीसा का उड़ने से, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीस लोगों के गढ़ से, कर्नाटक का नाटक कोड बनाया था और सब उसी से निकले हुए हैं, ठीक है। और झारखंड का हमने खंड खंड बनाया है, ठीक। और झारखंड के तो प्लेस सारे याद हो गए होंगे इससे। अभी देखो और एक दो जो बचे हुए ना वो भी याद हो जाएंगे कि झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अब हमने देखा कि झारखंड का हमने खंड खंड से बनाया था। अब भाई खंड खंड में आपका पलामू तो हम पहले याद कर चुके हैं, लोहरदगा और आ गया। अब एक बात बताइए, गोवा का प्लान बनाया था और प्लान बनाते हुए नो नो करते हुए मुंडी हिलाई थी, ठीक है, याद आया। और वो उसको आप क्या कहोगे, उसको बोलोगे भाई वो दगाबाज इंसान है, ठीक है, जिसने भी हिलाई थी मुंडी। तो दगा से आपने याद कर लिया लोहरदगा को। तो लोहरदगा भी किस राज्य में है, बोले लोहरदगा भी झारखंड में ही है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। अब आते हैं चांदी जस्ता सीसा को लेकर के। अब चांदी को हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि चांदी में एक तरफा राजस्थान है, वहां के कल्चर को देखते हुए भी समझ जाएंगे। इसके साथ साथ जस्ता और सीसा भी याद रखना है आपको, है ना, छोटे छोटे भाई हैं इसके। अब चांदी को आपको राजस्थान में याद करना है, साथ ही साथ जो जावर की माइंस हैं उदयपुर में, उदयपुर आप जानते हैं झीलों का शहर भी है राजस्थान में। साथ ही जावर को आपको जेवर से याद कर लेना है। भाई महिलाएं जो जेवर पहनती हैं राजस्थान में वो किसके पहनती हैं, चांदी के पहनती हैं। तो जेवर माइंस का संबंध किससे है, आपने बताया चांदी से। अब निकिल और क्रोमियम, निकल क्रो दोनों उड़ीसा, ठीक है, याद आया, निकल और क्रो उड़ता है तो उड़ने से उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी जाजपुर जो क्षेत्र है यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। यह कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपके पूछे जाते हैं लगातार। कुछ और देखते हैं, जैसे अभ्रक, अभ्रक में एक तरफा आंध्र प्रदेश बताया था, और आंध्र प्रदेश का भी नेल्लौर जिला, नेल्लौर जिले में अभ्रक का उत्पादन और रिजर्व सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। वहीं झारखंड में कोडरमा, झारखंड के मैक्सिमम जो आपके क्षेत्र हैं बता दिए गए हैं, और जो अभ्रक से संबंधित क्षेत्र हैं ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही एक क्षेत्र है जहां कंफ्यूजन जैसी स्थिति होती है वहां आप याद कर लिया करिए कोई ना कोई कोड या ट्रिक बना करके। जिप्सम की बात आती है तो भाई जिप्सम के मामले में आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी नागौर बीकानेर क्या याद कराना पड़ेगा, कहाँ है भाई, बीकानेरी किसने नहीं खाई, है ना, और नागौरी चाय किसने नहीं पी, बीकानेरी नमकीन भी खाई होगी और नागौरी चाय भी पी होगी। फिर हिमाचल प्रदेश में भी सिरमौर, सिरमौर याद कराना पड़ेगा क्या, किस क्षेत्र किस राज्य में है, नहीं याद कराना है, क्योंकि भरमौर जैसी भरमौर सिरमौर ये जैसे क्षेत्र जैसे ही पढ़ोगे ना नाम, ये आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है।
महाराष्ट्र में आपका कोल्हापुर, कोल्हापुरी चप्पलें तो आप पहनते ही होंगे, महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध है, तो कोल्हापुर भी आपको याद आ जाएगा कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब कोयला पे आते हैं भाई। कोयला में देखो हमने देखा था झारखंड में भंडार रिजर्व सर्वाधिक है, लेकिन प्रोडक्शन कहां पर है? प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में है। अब झारखंड के कुछ प्लेस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे झरिया, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, करणपुरा, ये बहुत ही फेमस हैं। सारे के सारे क्षेत्र और सारे आपको याद होंगे, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नोआमुंडी, गुआ, पलामू, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं ना जो आप भूल जाते हैं बार बार किस राज्य से संबंधित थे, तो इसीलिए उसके लिए एक तरीका बनाया गया है। तो ये सारे झरिया, बोकारो वगैरह जितने भी प्लांट हैं, यह लौह इस्पात उद्योग भी यहाँ विकसित हुए हैं, तो हम वहां भी देख लेंगे। बोकारो स्टील प्लांट हर कोई समझता है ना। चलो, छत्तीसगढ़ में जो कोरबा बताया था, और कोरबा को आपको ध्यान रखना है, कोरबा को ही को से कनेक्ट करना है ना। को का मतलब होता है कोयला, और कोरबा को का मतलब होता है दूसरे कोयला, और यह छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, इस कारण आपका छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में, कोयले के उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहता है। यह बताइए आप, बहुत टफ टॉपिक होता है ये आपके लिए, एक तो याद करना, और याद भी बहुत आसानी से आपको करा दिया गया होगा। रिवीजन कर लें इसका, देखना कितनी स्पीड में रिवीजन होता है। देखो, आपने लौह अयस्क का देखा, लौह अयस्क में उड़ीसा में देखा था गुरु, जो उड़ता है वो सबका गुरु होता है। 36 लोगों को दिल पर राज करना है तो बैल नहीं होना चाहिए। झारखंड आपने बोला पूरा कि झारखंड का भाई गोवा का प्लान बनाया था, लेकिन किसी ने नो कर दिया है ना, नो करते हुए मुंडी हिलाई, तो नोआ मुंडी, सारे याद हो गए। नाटक बिल्ला करता है। राजस्थान में हमने देखिए खेतरी, अलवर, झुंझुनू, बहुत आसान है, ये सभी को याद रहती हैं। मध्य प्रदेश आज ही पढ़ा था, जो मजाल खंड है आपका क्षेत्र, यहाँ पर बालाघाट जो जिला है, यहाँ तांबे का उत्पादन बहुत अधिक होता है। घाटशिला और मोसाबनी, ठीक है, मोसाबनी रेंज भी हर कोई जानता है, परिचित होता है, लेकिन घाटशिला में कंफ्यूज हो सकता है, तो शिला को क्या करना है हमें? खंड खंड करना है। शिला का मतलब पत्थर होता है। उड़ीसा में जैसे सुंदरगढ़, कालाहांडी और क्योंझर 3 थे, तो बोले उड़ता क्यों है? क्योंकि सुंदर है, और काला होता तो क्यों उड़ता भाई वो, है ना। हमने बोला कि उड़ीसा उड़ता क्यों है? सुंदर है, काला होता तो क्यों उड़ता भाई। मध्य प्रदेश में देखो बालाघाट, है ना, ये तो खनिजों के मामले में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। कर्नाटक में देखो बिल्ला याद रखना है, कर्नाटक कौन करता है? बिल्ला करता है। उड़ीसा में कोरापुट और कालाहांडी। झारखंड पलामू और लोहरदगा, दगा को भी वो दगाबाज हो जाएगा, ठीक है, जो खंड खंड करेगा प्लान को। अब चांदी में देखो राजस्थान की जेवर माइंस, जावर की जगह जेवर माइंस खड़ा करो। निकल क्रोमियम में उड़ीसा का जाजपुर। अभ्रक के मामले में देखो नेल्लौर ही है और कोडरमा है, 2 ही क्षेत्र हैं आपके, और बेसिकली आंध्र प्रदेश का रिजर्व और प्रोडक्शन के मामले में शीर्ष स्थान रहता है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, हिमाचल का सिरमौर, महाराष्ट्र का कोल्हापुर, बहुत आसान है। झारखंड में देख लेते हैं हम सारे प्लेस, और सारे आसान है, इसीलिए आपको कोई ट्रिक बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाते हैं ऊर्जा संसाधन पर। खनिजों के मामले में हमने धात्विक अधात्विक देखा, इसके बाद ही आपका ऊर्जा संसाधन देखेंगे, जो अधात्विक खनिज की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन ऊर्जा संसाधनों को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करके समझेंगे, एक पारंपरिक, एक आपका गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब होता है जो कई वर्षों से परंपराओं में हम जिनका प्रयोग करते चले आ रहे हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ठीक है। जैसे कोयले का प्रयोग आप जानते हैं, जितने अभी तक हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सब कोयला आधारित ही हैं, ठीक। और पेट्रोलियम का भी प्रयोग करते हैं, घरों पे भी हम कोयले का प्रयोग करते हैं, है ना। पेट्रोलियम का हम पेट्रोल का भी प्रयोग करते हैं, डीजल का भी प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए परंपराओं में जो हमारी बसे हुए हैं उन्हें पारंपरिक ईंधन के रूप में जाना जाता है। गैर पारंपरिक, जिन्हें हमने अभी प्रयोग करना शुरू किया है, बेसिकली यह समझिए यह आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में भी देखा जाता है। अर्थात जैसे सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण का हम जानते हैं फोटोवोल्टिक सेल के आदि के माध्यम से, इसके माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो अब सूर्य की किरणें खत्म तो होंगी नहीं, हालांकि और डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कई लाखों वर्षों के बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा, करोड़ों वर्षों के बाद। लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं समझना है, अभी के लिए हमें समझना है कि भाई सूर्य की किरणें इतनी आसानी से खत्म तो होने वाली है नहीं, तो इसीलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं। कोयला का रिजर्व आप जानते हैं अभी ही खत्म हो रहा है, तो भैया कोयला के साथ साथ रिजर्व भी खत्म हो रहा है, साथ ही अब इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली भी नहीं होती है। और यह जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं या गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं, यह आपके पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितैषी होते हैं, है ना। तो इसी आधार पर ही हम ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाए गए हैं। विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति को लेकर के यह आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को एक साथ करके समझ लो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, ठीक। तो यहाँ क्रम लगाने को आता है कि सर्वाधिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा बनती है वह अभी भी बताए गए थर्मल पावर प्लांट्स जो है आपके 50% से ऊपर अभी भी ऊर्जा हम किससे बना रहे हैं? कोयला आधारित। और दूसरा स्थान है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। फिर जो हाइड्रो पावर है आपकी, आप जल विद्युत के माध्यम से भी जानते हैं हाइड्रो पावर प्लांट भी लगे हुए हैं। तो तीसरा स्थान है आपका जल विद्युत ऊर्जा के रूप में। पहला है आपका कोयला, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, और तीसरा आपका जल विद्युत। और नवीकरणीय ऊर्जा में भी सर्वाधिक जो ऊर्जा बनती है आपकी सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और भारत के लिए आप समझिए अक्षांशीय स्थिति इतनी अनुकूल है कि हम सौर ऊर्जा से अधिक अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इस आधार पर हमने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का भी आप जानते हैं निर्माण किया हुआ है।
जो फ्रांस के सहयोग के साथ किया। तो आपने करंट की न्यूज पढ़ी होगी तो कई बार वहां पर देखा होगा, और जिसका मुख्यालय भी कहाँ बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। और उसके बाद हम पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक, तो यह सीरीज भी आपसे आती है, क्रम लगाने को आता है, इसीलिए आपको समझा दिया गया। अब देखते हैं ऊर्जा संसाधन में पहले मुख्य ऊर्जा संसाधन के बारे में, कोयला के रूप में, जिसे आप जानते हो। कोयला की प्राप्ति कहां से होती है, तो हमने गोंडवाना क्षेत्र देखा था, वहां पर हम समझ लिया कि यह जो गोंडवाना क्षेत्र है, यहीं पर कोयला प्रचुर मात्रा में मौजूद है। और इसी कारण से आप समझिए कोयला भी है, लोहा भी है। तो जितने उद्योग होंगे, अभी अगले वीडियो में हम उद्योग देखेंगे, यह वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, इसीलिए इसके बाद एक लास्ट वीडियो और आपको बनाना पड़ेगा, जहां उद्योग और भारत की जनजातियां, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं, यह भी एक बार कवर करा दिया जाएगा, फिर आपका खत्म कर दिया जाएगा। आज वाला भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल था, इसीलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं रखा गया, और इसके बाद आपका ऊर्जा संसाधन के बाद यह वीडियो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कोयला का देखेंगे हम, तो इसका क्षेत्र तो हमें पता है कि गोंडवाना, क्योंकि हमने पढ़ लिया है गोंडवाना संरचना का विकास कैसे हुआ है। कई वर्षों तक जीवाश्म क्या है, नीचे दबे रहे धरती के नीचे, अपघटन हुआ, डिकम्पोज हुआ बहुत वर्षों तक, तभी तो कोयले का निर्माण होगा। जीव के अंश ही नहीं होंगे जब, क्योंकि कोयला बेसिकली आप समझिए कार्बन होता है, और कार्बोहाइड्रेट CHO आप जानते हैं जीव का प्रमुख होता है, जो बेसिक इकाई होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट होता है। यही कई वर्षों तक अपघटित होता है, तो आप समझिए अपशिष्ट के रूप में, या जब दबा रहेगा, डिकम्पोज होगा, तो कोयले का निर्माण करेगा। तो इसीलिए गोंडवाना चट्टानों में ही कोयला मिलता है, आप समझ गए होंगे यह बात। और 4 प्रकार होते हैं, पीछे भी बताया गया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया गया था, तो यह कोयले के चारों प्रकार बताए गए थे। आपको बस याद रखना है, ABCD तो आपने पढ़ी होगी, तो A भी याद रखना है। ए जो है आपका सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया गुणवत्ता वाला कोयला होता है। और यह भी समझ लीजिए, एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है, जितना बढ़िया गुणवत्ता होगी, उसमें कार्बन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, और जितनी खराब गुणवत्ता होगी, जैसे पीट कोयला, इसमें अशुद्धियां बहुत अधिक होंगी, तो धूल वगैरह, राख वगैरह यहाँ पर बहुत अधिक उड़ेगी जब भी इस तरीके का कोयला आप जलाओगे। अब एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराया गया था, तो वहां एप्लेशियन माउंटेन के बारे में पढ़ाया गया था। एप्लेशियन माउंटेन के क्षेत्र में ही आपका एंथ्रेसाइट कोयला बहुत अधिक मिलता है। भारत में जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है ना, यहाँ पर सीमित मात्रा में आपका यह एंथ्रेसाइट कोयला मिलेगा। और भारत के मैक्सिमम भाग में, अर्थात भारत में कहां पर, गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना जो क्षेत्र है आपका, चट्टाने हैं, गोंडवाना संरचना में सर्वाधिक कोयला मिलता है। यहाँ पर कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस। तो बोला जाता है भाई भारत में सर्वाधिक कोयले का कौन सा प्रकार मौजूद है, तो बिटुमिनस। और यहाँ लिग्नाइट कोयले की बात हो रही है, तीसरा कौन सा कोयला है आपका, लिग्नाइट कोयला है। गुणवत्ता की दृष्टि से जो तीसरा प्रमुख कोयला है वह लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट कहां पर मिलता है, बताया गया था लिग्नाइट तमिलनाडु के क्षेत्र से मिलता है। तमिलनाडु में भी आपको याद रखना है, जो नेवली डिस्ट्रिक्ट है, नेवले डिस्ट्रिक्ट में आपका यह लिग्नाइट प्रकार का कोयला बहुत अधिक मात्रा में। फिर चौथा सबसे खराब गुणवत्ता वाला, निकृष्ट गुणवत्ता वाला जो कोयला है, वह पीट कोयला है। ठीक, लिग्नाइट आप समझिएगा कार्बन की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसको भूरा कोयला भी बोला जाता है। यह भी पूछा जाता है किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला, भूरा क्यों बोला जाएगा, क्योंकि काला कम होगा, कम काला होगा, भूरा रहेगा, शुद्धि ज्यादा होगी, तो इसीलिए लिग्नाइट को भूरा कोयला बोल देते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, कोयला के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखोगे, और यह सारे क्षेत्र बहुत आसान है याद करने, क्योंकि पीछे हमने नदियों वाला चैप्टर कर लिया है, तो आप इमेजिनेशन भी, विजुलाइज भी कर पा रहे होगे इन सब क्षेत्रों को। दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र हमने देखा, तो दामोदर नदी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जो याद करिए आपको, दामोदर नदी जब हमने बताई थी, है ना, जब छोटा नागपुर का पठार बताया था, और दामोदर जाकर के हुगली से मिल जाती है जाकर, हुगली की प्रमुख सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। ठीक, तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र होंगे उत्पादक, दामोदर का बेसिन हमें समझ में आ गया, बेसिन के बाद इसके क्षेत्र आसानी से समझ आ जाएंगे। झारखंड के क्षेत्र में, और झारखंड में आपके झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये क्षेत्र हम पीछे ही देख चुके हैं, बहुत प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नाम भी हैं। तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये दामोदर नदी घाटी में, जहां आपका रिजर्व बहुत अधिक है झारखंड में। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से होकर दामोदर नदी घाटी जाती है ना, तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है, तो अभी औद्योगिक इकाइयों का जब विकास देखेंगे, तो इन क्षेत्रों में क्यों हुआ है, क्योंकि भाई कोयला है, यहाँ पर लोहा है, तो इसीलिए उद्योगों के विकास के लिए क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा के लिए कोयला चाहिए, है ना, और उत्पादन के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए, तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब सोन नदी भी हमने देखी थी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही थी, है ना, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बह रही थी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जाती है। या यह समझिएगा, यहीं पर सिंगरौली है, सिंगरौली और सिंगरैनी, हाँ एक साथ बता दे रहा हूँ, सिंगरौली सिंगरैनी दोनों क्षेत्र पूछे जाते हैं। और पूछा ऐसे जाता है कि किस राज्य में स्थित है, राज्य मिलाने को आता है, आयोग का पूछने का वही तरीका है कि यह एक तरफ स्थान देगा, एक तरफ आपके राज्य देगा। तो सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर आपका सोनभद्र है, और यही ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का आप ओबरा पढ़ते हैं, तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है इसी क्षेत्र में लगाया गया। क्यों, क्योंकि सोन नदी घाटी के क्षेत्र में सिंगरौली और उमरिया में आपका कोयले का प्रचुर मात्रा में भंडार भी है, प्रचुर मात्रा में तो नहीं है,
लेकिन यहाँ कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, इसलिए यह ताप विद्युत केंद्र लगाए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो महानदी घाटी का क्षेत्र। भाई महानदी के बारे में भी हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा हुआ था, और छत्तीसगढ़ में यही महानदी घाटी का क्षेत्र है जो कोरबा कोरबा प्लेस पढ़ा था, को हमने को से कनेक्ट किया था, कोरबा के को कोयला के को से कनेक्ट किया था, और यही प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ को शीर्ष स्थान पर ले जाता है। उड़ीसा का जो क्षेत्र है वह तलचर है। ठीक है, इंसान जो होता है, कोई भी पक्षी होता है, तल से ही तो उड़ता है ऊपर। ठीक है, तो तल से हमने बना लिया। भाई तलचर कहां पर है? तलचर आपका उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं तो गोदावरी घाटी का क्षेत्र। गोदावरी घाटी का जो क्षेत्र है उसमें तेलंगाना आपका जो रहेगा, तेलंगाना में सिंगरैनी रहेगा। अब सिंगरौली और सिंगरैनी एकदम याद हो गया होगा कि सिंगरौली जो है आपका मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, और सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है, क्योंकि गोदावरी घाटी के क्षेत्र में है। यहाँ पर प्रश्न जो है आपके ताप विद्युत संयंत्रों को लेकर भी बनाए जाते हैं। बेसिकली पूछता क्या है, ताप विद्युत संयंत्र एक तरफ दे देगा या केंद्र दे देगा, और सामने राज्य दे देगा, भाई किस राज्य में है। तो गुजरात का देखिए, गुजरात का जो कोड बनाना है रात से बनाना है। ठीक है, अब आप समझिए, ऊ वाले जितने भी है ना, ऊ वाले जैसे उकाई हो गया, उतरन हो गया, ये सारे के सारे आपको कहां दिखेंगे, किस राज्य से संबंधित हैं ताप विद्युत केंद्र, ये सारे गुजरात से हैं। अब रात से हमने बनाया, ऊ से हमने क्या पढ़ा है, छोटे पर पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, ऊ से उल्लू होता है कि नहीं होता है, और उल्लू आपका कब जगता है, बोले उल्लू जो है भाई रात में जगता है। तो भाई रात से ही हमने ऊ वाले जितने थे ना, उकाई और उतरन, तो उकाई उतरन आपके किस राज्य में है, बोले गुजरात में है। पतरातू कहां पर है, पतरातू झारखंड में है। कुछ सिंगल सिंगल याद भी कर लेना। डाभोल और पारस देखो दोनों याद हो जाएंगे। अजीत डोभाल कहाँ के हैं, अजीत डोभाल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और पारस, पारसनाथ की हिल्स कहाँ देखी है आपने, यह भी महाराष्ट्र में है। भैया ये दोनों नाम आपके जो ताप विद्युत संयंत्र हैं इससे कनेक्ट हुए हमारे, और हमने राज्य बना दिया महाराष्ट्र है। पेंच, भाई पेंच नेशनल पार्क हर कोई जानता है, पेंच नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो भैया पेंच ताप विद्युत संयंत्र भी कहां होगा, मध्य प्रदेश में होगा। कोठागुदम जो है तेलंगाना में है। अब कोठा वगैरह पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे, कोठा पर क्या काम होता था, बोले कोठा पर गाना बजाना हुआ करता था। तो भाई गाना बजाना होता था कोठा पर, तो कोठा गुदम और गाना बजाना से हमने बताया तेलंगाना। ठीक, ओबरा और हरदुआगंज, जब अभी आपको हमने सिंगरौली पढ़ाया तो ओबरा बताया था, ओबरा और हरदुआगंज दो आपको ताप विद्युत संयंत्र याद रखने हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेवली, नेवली कोयला, नेवली सॉरी नेवली, हाँ नेवली कोयला कहाँ मिलता है, बोले तमिलनाडु में, नेवली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब नेवली डिस्ट्रिक्ट है तो नेवली ताप विद्युत संयंत्र भी कहाँ होगा, तमिलनाडु में होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कोरबा, कोरबा को कोयला से कनेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन के मामले में शीर्ष पर था। देखो कितना आसान हुआ याद करना। फरक्का, फरक्का याद करिए, गंगा नदी बताया था जब दो धाराओं में बढ़ती थी, किस स्थान से बढ़ती थी, यही हुआ फरक्का क्षेत्र है। तो फरक्का क्षेत्र कहां पर बढ़ती दो धाराओं में, पश्चिम बंगाल में, तो फरक्का कहां होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। पीछे की घटनाओं से देखो कनेक्ट किया करो। अब दूसरा देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपकी अवसादी शैलों से प्राप्त होती हैं। तीन तरीके की चट्टानें होती हैं आपकी, आग्नेय होती है, अवसादी होती है, कायंत्रित। कायंत्रित आपकी आग्नेय से भी बन जाती है और अवसादी से भी बन जाती है। अब आग्नेय चट्टानें आप जानते हैं जमीन में भयंकर लावा गर्म होता है और बाहर सतह पर आता है मैग्मा, वह जो है आपका समझिए वहां पर जब जैसे धीरे धीरे करके ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानें बनेंगी। अब इतने हाई टेम्परेचर में क्या वहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जीवाश्म जैसी चीजें बन पाएंगी, वहां पर मौजूद होंगी उन चट्टानों में, बोले बिल्कुल नहीं होंगी। इसीलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीजें कहां पर मौजूद होंगी, अवसादी चट्टानों में। इसलिए कभी भी पूछ दिया जाता है ना पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस किन चट्टानों से प्राप्त होती है, तो आपको कॉमन सेंस लगाकर थोड़ा सा बताया करो, तो अवसादी चट्टानों से ही मिलेगा आपको। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं चट्टानों में आप समझिए जब अपक्षय व अपर्दन होता है। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से ही आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं। अब खनिज तेल उत्पादन के देखो चार प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कोयला के हमने चार प्रमुख क्षेत्र देखे, वैसे खनिज तेल के भी चार प्रमुख हैं। एक ब्रह्मपुत्र घाटी है, दूसरा गुजरात तट का क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी तट का और पूर्वी तट का, यह अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी तट हो या पूर्वी तट हो। अब ब्रह्मपुत्र घाटी के जो क्षेत्र हैं आप यह जानते हैं, इसी कारण से आपका प्राकृतिक गैस सॉरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में असम क्या है, शीर्ष स्थान पर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर यह ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र मौजूद है, और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र में ही दो क्षेत्र, माकूम का क्षेत्र और डिगबोई, दोनों असम में स्थित हैं। माकूम के क्षेत्र से प्रश्न बनाया जाता है, भाई पहला जो तेल कुआं है वह कहां खोदा गया सर्वप्रथम, तो 1867 में आपका पहला तेल कुआं खोदा गया था माकूम में। बेसिकली यहाँ पर केवल तेल का कुआं ही खोदा गया था, यहाँ से उत्पादन नहीं शुरू किया गया था। इसीलिए अगला प्रश्न डिगबोई से, जो पहला तेल कुआं खोदा गया था वह माकूम क्षेत्र में था, लेकिन डिगबोई में 1889 में आपका खुदाई भी हुई, वह पहली बार उत्पादन भी किया गया। बोले पहली बार जो पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ वह असम के डिगबोई से हुआ है ना यहाँ पर, और वर्ष भी याद रखना है 1889 की बात है, और माकूम क्षेत्र में आपका 1867 की बात है। फिर गुजरात तट में आपका अंकलेश्वर, कलोल और लुनेज, ये तीनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, बस ज्यादा नहीं याद करने, यही तीन याद करने हैं, अंकलेश्वर, कलोल और लुनेज।
है ना, ये तीनों आपके गुजरात तट पर स्थित हैं, जहां पर आपका पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पश्चिमी तट में आपका बॉम्बे हाई क्षेत्र, जैसे राज्य की दृष्टि से पूछता है तब तो अलग बात है, अगर क्षेत्र विशेष पूछ दे कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपका पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आपको बताना है यही पश्चिमी तट बंबई मुंबई में आपका बॉम्बे हाई क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसी क्षेत्र विशेष की अगर चर्चा की जाए। फिर इसी के पास आपका राजस्थान है। राजस्थान में हमने देखा था बाड़मेर का जो जिला है ना, इस क्षेत्र में ही कई सारे स्थान हैं जहां से आपका पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस नहीं, पेट्रोलियम का ही, ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए शीर्ष स्थान पर राजस्थान दिखाई देगा आपको। पूर्वी तट में आपका कावेरी और कृष्णा, यह जो बेसिन है आपका कावेरी का ही किनारे किनारे देखेंगे, यहाँ पर भी आपका यह जो पेट्रोलियम है इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तेल परिशोधन शालाएं, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। ऑयल रिफाइनरी आप जानते हैं ना, यह क्रूड ऑयल आपका कच्चा तेल जब प्राप्त होगा तो वही ऑयल रिफाइनरीज जगह जगह पर लगाई जाती हैं, और वह ऑयल रिफाइनरी के माध्यम से क्या किया जाता है, उससे पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस इनकी प्राप्ति की जाती है, ठीक है। बेसिकली ऑयल का शुद्धिकरण ऐसा समझ लीजिए आप साधारण सी भाषा में। अब ऑयल रिफाइनरी का प्रश्न बनता कैसे है, एक तरफ आपकी ऑयल रिफाइनरीज दे दी जाएंगी, तेल परिशोधनशालाएं दे दी जाएंगी, और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे। तो भाई डिगबोई सभी ने सुना है, गुवाहाटी सब जानते हैं। अब डिगबोई गुवाहाटी अगर आंख बंद करके भी आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे कि भाई यह असम में स्थित है, और नुमालीगढ़ भी सुना होता है आपने। बोगाई गांव एकदम अननोन सा नाम लगता है, और फिर एकदम से आपके सामने बोगाई गांव आ जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे किस राज्य में है। तो आपको बस यहाँ से गांव निकालना है। भाई गांव जो है सभी को कैसा लगता है, ऑसम लगता है। असम को ऑसम के रूप में पढ़ते हैं हम कि नहीं, शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो असम जो हम लोगों ने जो कोड बनाया है असम का ऑसम के रूप में, तो गांव सभी को क्या लगता है, गांव सभी को ऑसम ही लगता है, तो इसीलिए बोगाई गांव का हमने याद कर लिया कि यह असम में स्थित है जो रिफाइनरी है, ठीक। यही कुछ प्रमुख रिफाइनरियां हैं ऑयल रिफाइनरी जहां से आयोग लगातार क्वेश्चन बनाता रहता है। अब भाई दूसरा आ गया जामनगर और कोयली, ये दोनों कहां है, गुजरात। जामनगर सभी को पता होता है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी क्या है, यह तेल परिशोधनशाला भी, यह भी याद रखना है। पूछे भारत की सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला कौन सी है, तो यही जामनगर है। और कोयली भी कहाँ है, गुजरात में ही है। अब एक बात बताओ, जाम लगा होगा आपके नगर में तो चाहे भले ही क्यों ना कोयल की आवाज सुना दी जाए आपको, क्या आपको रात भर नींद आएगी, नहीं आएगी। तो गुजरात का हमने रात से ही बनाया था, तो जामनगर, कोयली और गुजरात तीनों देखो याद हो गए। बरौनी, बरौनी आपकी जो ऑयल रिफाइनरी है वह बिहार में है। अब बिहार से हमने हार को निकाल लिया और बरौनी से रोनी को, है ना। रोना रोनी कब फैलाते हो आप, जब आप हार जाते हो, ठीक। रोना रोनी आदमी कब करता है, जब वह हार जाता है, उसकी हार होती है। तो रोनी से आपका हो गया बरौनी, और बिहार, हार से हो गया आपका बिहार। तातीपाका देखो, तातीपाका जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। तातीपाका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और ताती, आप ताता या ताती ये नहीं जानते हो क्या होता है, गरम को बोलते हैं, कोई भी गरम चीज होती है उसे ताता या ताती बोलते हैं। तो ताती चीज जो है, अंधे को पकड़ा दो, उसको क्या मतलब है भाई, आंध्र प्रदेश को अंधा बोला था हमने, दिखाया था अंधे के रूप में। तो ताती चीज जो है, आप किसको अंधे को पकड़ा दो उसे क्या पता चलेगा। बीना, भाई आसान है, बीना, बीना ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, मध्य प्रदेश की। मथुरा उत्तर प्रदेश की। ये सब थोड़ी ना याद कराने की जरूरत है, ये तो याद ही होंगी आपको। मनाली और नागापट्टिनम, पट्टिनम ये नाम से ही आप बता दोगे तमिलनाडु के क्षेत्र में। मनाली थोड़ा सा याद रखना, यह मनाली जो ऑयल रिफाइनरी है यह तमिलनाडु में, या वो वाला मनाली नहीं है जहां आप घूमने जाते हैं, ठीक। अब परमाणु ऊर्जा देख लेते हैं लास्ट। परमाणु ऊर्जा में देखो, इसके बाद अभी यह लास्ट है आपका, इसके वीडियो खत्म कर देंगे, इसके बाद उद्योगों वाला चैप्टर आगे लास्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक। यह सेकंड लास्ट वीडियो आपका होगा आज। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में देखो प्रमुख खनिज जो है आपका यूरेनियम और थोरियम रहेंगे। देखो यूरेनियम और थोरियम के अलावा और भी खनिज होते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं मैक्सिमम, तो इनको हम याद कर लेते हैं। यूरेनियम में भी आपको थोड़ा सा अगर बेसिक सा समझो तो यूरेनियम जो 235 है 238 के माध्यम से आगे प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा का मतलब समझते हो ना आप, परमाणु ऊर्जा के रूप में समझिए यूरेनियम का ही प्रयोग अगर नियंत्रित रूप से किया जाता है तो हम उससे ऊर्जा बनाते हैं, और इसी का प्रयोग अगर अनियंत्रित रूप से किया जाता है तो परमाणु बम बनाते हैं, ठीक है। यही परमाणु, यहाँ लेकिन हम परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा के लिए तो सारे देश क्या करते हैं, वैश्विक स्तर पर भी प्रमोट किया जाता है सभी देशों को, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो परमाणु ऊर्जा ना उसका दुरुपयोग करते हुए उसी से परमाणु बम बना लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों को आप समझ सकते हैं, ईरान जैसे देशों को, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किस रूप में करने वाले हैं, परमाणु ऊर्जा के रूप में। हमारे पास इसकी उपलब्धता बहुत कम है, और साथ ही जो तकनीक चाहिए होती है वह भी बहुत सीमित मात्रा में है। इसीलिए हम देखेंगे जितने भी नाभिकीय केंद्र बनाएंगे वह हम शुरुआती स्तर पर किसी न किसी देश के सहयोग से बनाएंगे। यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई। अब थोरियम क्या है, हमारे पास थोरियम तो है। थोरियम केरल में हमारी मोनाजाइट की जो रेतें हैं, केरल आप समझिएगा, केरल में जो मोनाजाइट रेत है यह आपके लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ हमारे पास थोरियम के भंडार बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारे पास अभी वह तकनीक नहीं आ पाई है जिसके माध्यम से हम यहाँ थोरियम का अपने हम नाभिकीय संयंत्रों में प्रयोग करते हुए ऊर्जा बना पाए, ठीक।
यह हो गई बेसिक सी समझ। अब आते हैं फैक्ट्स पर। अब प्रमुख जो यूरेनियम क्षेत्र हैं हमारे पास, भले ही सीमित हैं लेकिन कुछ हैं। जैसे झारखंड में जो जादूगोड़ा गोला की माइंस हैं, आप जानते होंगे, यहाँ पर यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही राजस्थान के रोहिल घटेश्वर में भी आपका यूरेनियम मिल जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ यूपी लिख दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भी ललितपुर में आपका क्या मिलता है, यहाँ पर भी आपका यूरेनियम मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में मिलता है। ठीक है, लेकिन मिलता तो है, इसलिए क्वेश्चन भी आयोग बनाता है यहाँ से। थोरियम क्षेत्र आपको बताया गया। थोरियम केरल में है, मोनाजाइट रेत से आपका पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और केरल में भी आपका कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से खूब आपका थोरियम मिल सकता है। ठीक, लेकिन थोरियम का प्रयोग हम करें कैसे, पहले तकनीक तो हमारे पास थोरियम से ऊर्जा बनाने की, इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा के रूप में अभी भी यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक, थोरियम आधारित हमारे पास ज्यादा नाभिकीय जो संयंत्र है वह नहीं है। अब नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और उनके राज्य, किस राज्य में है वह, जैसे महाराष्ट्र के दो हैं आपके, तारापुर देखेंगे और जैतापुर देखेंगे। दोनों नाम आप देख रहे हैं एक जैसे हैं। तारापुर क्या है, देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र में स्थित है। और किसकी मदद से, तो यूएसए की मदद से। देखो तारा समझिए, विश्व की जो राजनीति है उसका उभरता हुआ तारा कौन था पहला, तो बोले यूएसए ही तो था पहला उभरता हुआ तारा। और देश का पहला नाभिकीय संयंत्र इसीलिए तारापुर है। तो दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट किया कि पहला विश्व की राजनीति उभरता तारा यूएसए था, यूएसए ने मदद की थी, और तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कुडनकुलम जो आप तमिलनाडु में देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, यह कुडनकुलम में स्थित है। साथ ही इसकी किसकी मदद से, यह रशिया की, और रशिया उस समय यूएसएसआर के रूप में होता था, है ना, रूस का विघटन नहीं हुआ था, तब वह यूएसएसआर के द्वारा कुडनकुलम जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है यह तमिलनाडु में स्थित है आपका। रावत भाटा आप देखोगे तो रावत का रा से रा को कनेक्ट किया तो आप समझ जाओगे राजस्थान में स्थित है। और कनाडा की मदद से रावत भाटा जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है यह लगाया गया था। ठीक, कैगा आपका कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैगा हो या काकरापार हो, दोनों पूछे जाते हैं। कैगा आपको बता देना है कर्नाटक में है, ठीक है, और काकरापार कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, नरौरा देखो उत्तर प्रदेश में है। बुलंदशहर आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट नरौरा, वहां पर है आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो यूपी का है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है और आप जानते भी होंगे, आसान भी है। जैतापुर देखो महाराष्ट्र के शुरुआत में ही बताया गया, तारापुर और जैतापुर। तारापुर को मदद की अमेरिका ने, और जैतापुर किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। जैतापुर आपका कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब सौर ऊर्जा देख लेंगे। सौर ऊर्जा के बाद भूतापीय ऊर्जा के बारे में देख लेंगे, यह लास्ट टॉपिक रहेगी आपके। सौर ऊर्जा में देखो आपको यह पता होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। बाकी इसको करंट के रूप में जब आपको पढ़ना होता है ना, जब भारत का कोई भी सौर ऊर्जा को लेकर मिशन चल रहा है, कोई करंट की न्यूज है, वहां से क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। यहाँ कुछ बेसिक सी जानकारी सौर ऊर्जा से संबंधित दी जा रही है, वह आप यहाँ कलेक्ट कर लीजिएगा, और जो प्रश्न बनने की जहां से संभावना भी रहेगी, है ना, पूछे भी गए हैं। जैसे संस्थापित जो क्षमता है हमारी सौर ऊर्जा की दृष्टि से, विश्व में भारत चौथा स्थान रखता है, अभी तक 5वां था, अब वह भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। तो विश्व में पूछा जाए सौर ऊर्जा के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है, चौथी है। और भारत में कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है पहला रैंक किसका है, राजस्थान का हिस्सा में। आप समझिए राजस्थान के पास पोटेंशियल भी बहुत अधिक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यह हमारे लिए क्या हो सकता है, यह विन विन सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए कि हम इसका प्रयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए करें। सरकार ऐसा कर भी रही है, इसीलिए हम देखेंगे जो भड़ला सौर पार्क है, जो सबसे बड़ा विश्व का सौर पार्क है, ये कहां पर लगाया गया है, राजस्थान में लगाया गया है। और 2245 मेगावाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, वो भी सौर ऊर्जा का। ठीक, रामपुर गांव आप बताओगे जो झांसी में स्थित है, यह सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव बना है। ठीक, रामपुर गांव से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि यह भारत का क्या है, पहला इस तरीके का गांव है जो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गांव बना है। ठीक है, कोई गांव है जिसने यह कदम उठाया है। अब सौर ऊर्जा संबंधित यह तो हो गए बेसिक पॉइंट्स। अब अगर करंट का कोई मिशन आता है, सरकार का क्या उद्देश्य रहता है, कितना सरकार ने टारगेट रखा होगा, इस तरीके की आपकी करंट की न्यूज होती हैं। और यह करंट की न्यूज आपको जब करंट कराई जाएगी तो वहां पर अच्छे से डिस्कस करा दिया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा देखेंगे हम, भूमि के भीतर आप समझिए नाभिकीय कोई भी घटना होती है, रेडियो एक्टिव की घटनाएं होती हैं, और रेडियो एक्टिव जो घटनाएं होती हैं उसके चलते धरती के भीतर से आप समझिए जो तापीय ऊर्जा का उद्भव होता है ना, इसके चलते कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आपका भूतापीय ऊर्जा के भी पर्याप्त मात्रा में क्या है, आपके संभावनाएं हैं। तो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित भी आपके क्वेश्चंस देखो बनते रहते हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर पृथ्वी के भीतर संग्रहित जो तापीय ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, तो वह क्षेत्र कौन से हैं, आप लद्दाख ऊपर से देखते आते हैं तो लद्दाख में जो पूगा घाटी देखते हैं ना, वहां पर आपका भूतापीय ऊर्जा के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, तो पूगा घाटी आपकी कहां पर है, लद्दाख में है। मणिकर्ण कहाँ है, मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में है। आप टूरिज्म वगैरह करते होंगे तो यह पूगा घाटी भी आप जाते होंगे, और हिमाचल प्रदेश में जाते होंगे तो मणिकर्ण, और लोग देखने भी जाते हैं। यहाँ पर जो जल निकलता है, जल आपका गर्म जल दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक, गर्म जल के स्रोत भी हैं, यह क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर
संग्रहित क्या है, तापीय ऊर्जा है। और पृथ्वी के भीतर यह ताप आया कहां से, तो आप जानते हैं रेडियो एक्टिव विघटन की घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर, इसी कारण से यहाँ पर तापमान अधिक दिखाई देता है। और कोई जादू नहीं है, यही कारण होता है। यहाँ पर जल स्रोत कैसा होता है, गर्म जल स्रोत भी यहाँ पर मौजूद होता है। तपोवन, तपोवन आ गया तो उत्तराखंड में आ जाएंगे। फिर झारखंड में आएंगे तो सूरज कुंड आपको दिखाई देगा इसी तरीके का, गर्म जल का स्रोत यहाँ दिखेगा, या संग्रहित तापीय ऊर्जा दिखाई देगी। ठीक है, तपोवन आपका उत्तराखंड में, सूरज खंड आपका झारखंड में रहेगा, सूरज कुंड सॉरी। दो देखो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक ताता पानी और एक तप्त पानी। तप्त आप याद रखिएगा, तप्त जो है उड़ीसा का है और ताता पानी छत्तीसगढ़ का है। याद रखना बहुत आसान है। देखो 36 लोगों का जब गढ़ होगा तो वहां लोगों का क्या होगा, तांता लगा होगा। बोलते हैं ना कि लोगों का भाई तांता लगा हुआ है, बोल देते हैं। बहुत लोग अगर हुजूम के रूप में आते हैं तो बोलते हैं यार इतने ज्यादा लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है। तो 36 का जब गढ़ आ जाएगा कहीं पर भी, छत्तीसगढ़ का हमने छत्तीसगढ़ कोड ही बनाया है, तो उससे हमें ताता पानी हमेशा के लिए याद हो गया अब कि ताता भाई लगा हुआ था। तो ताता पानी जो था वो छत्तीसगढ़ था, और जो तप्त पानी होगा तो अब उड़ीसा हो गया आपका तप्त पानी। ठीक, अब कंफ्यूजन खत्म दोनों में, क्योंकि हो सकता है ताता पानी आप उड़ीसा लगा दो, तप्त पानी छत्तीसगढ़, लेकिन अब नहीं लगाओगे क्योंकि अब हमने याद कर लिया ताता लगा हुआ था कितने लोगों का, छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए 36 लोगों का गढ़ था, इसीलिए ताता लगा हुआ था। ताता पानी आपका हो गया भूतापी, जो तापी जो ऊर्जा है, जो आपका प्रमुख केंद्र है वह कहां पर है, तो बोले छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरीके से मिनरल्स वाला और ऊर्जा संसाधन वाला दोनों टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस पर आप बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। जो आपको कोड बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, इनका रिवीजन आप करोगे ना तब इन पर कमांड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको याद बनी रहेंगी, 2-3 बार कम से कम वीडियो देखिएगा ताकि आपको वह एकदम दिमाग में परमानेंट सेट हो सके। और फिर इसके बाहर आपका क्वेश्चन जाना भी नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी कल, उसके बाद आपका साइंस स्टार्ट हो जाएगा और आपके करंट की क्लासेस भी साथ ही साथ आपको शुरू कर दी जाएंगी, है ना। चलिए आज आपका वीडियो यही खत्म करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए उद्योगों वाला और जनजातियों वाला चैप्टर इसमें कंप्लीट नहीं कराया गया है।